जी, ज़ोरो को मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करने का अलाउ कर दिया। जी, स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर। और इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस पे जाएँगे और उसके बाद प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट्स पे जाएँगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। हमने तकरीबन 20 तक डिस्कस कर लिए थे और ये एग्ज़ाम सीटिंग प्लान जो है ये पहले भी ऊपर आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो जो रिमेनिंग है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अगर कोई और आइडिया है तो वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोजेक्ट्स के आर्टिफैक्ट्स जो नेक्स्ट है, यूज़ केस डायग्राम या फुल एड्रेस यूज़ केसेस, उसके डिस्कस करने के लिए कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम आर्टिफैक्ट्स पे आएँगे और ये याद रखेंगे नेक्स्ट वीक जो है आपकी जो पहली क्लास होगी मंडे, तो उसमें आपने विजन और एसएलएस लाजमी जमा कराना है। 2 डॉक्यूमेंट हैं, आपके जो ग्रुप लीडर है, मेरे पास लिस्ट है, जो ग्रुप लीडर है वो आप एलएमएस पे जमा कराएँगे और टाइम एक्टिविटी उस पे डिफाइंड होगी बिफोर क्लास। यानी मंडे को आपकी क्लास होती है साढ़े 3 बजे, तो 3:30 से पहले का टाइम है और जो सबमिट करा दिए गए उसके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे, जो नहीं कराएँगे उसका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो ग्रुप लीडर है मैं इंस्ट्रक्शन दोबारा दे रहा हूँ और इसी तरह इवनिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पहली क्लास होगी मंडे को होती है, उनकी इवनिंग में होती है। उनकी टाइम से पहले उनकी 7 पीएम होती है, तो उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ग्रुप लीडर जो है वो अपना एलएमएस पे विजन और एसएलएस का एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, यानी उसी में वो आगे कंटिन्यू होगा और वो अपने प्रोजेक्ट का आर्टिफैक्ट सबमिट कराएंगे। जिनके कोई टॉपिक्स रह गए हैं वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने अभी तक एफर्ट नहीं की, बट ये है कि इस क्लास के बाद भी उनको टॉपिक्स एक दो मैं असाइन कर दूंगा ताकि वो काम करें। ओके जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये बुटीक का और ये टेलर्स वगैरह का, इनका मैंने डिस्कस किया था कि ये लोग भी अपना कर सकते हैं और जमाल भी आ गए हैं, इनको भी अलाउ कर देते हैं रिकॉर्डिंग। ओके जी, बुटीक का हमने लास्ट टाइम किया था, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि वो सबसे पहले कस्टमर्स हैं उनकी जो उसके रेगुलर कस्टमर्स हैं या जो कस्टमर जब आते हैं तो उनका रिकॉर्ड वगैरह टैकल करते हैं। उस मतलब कस्टमर मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल होगा, फिर उनका एक जो साइज जिसको नाप होता है, जरिए होता है, अगर वो जेंट्स का है तो लेडीज़ का है तो वो कैटेगरी लेता है, तो वो साइज मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल हो जाएगा। फिर उनका ऑर्डर एक मैनेजमेंट है कि किस कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स दिए, कितने सूट दिए और वो क्या-क्या उनको मतलब डेडलाइन या डिलीवरी है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसके बाद अगर कोई वो परचेज़ कर रहे हैं या सेल सेल कर रहे हैं अगर कोई अपने बुटीक या उसमें से, तो वो भी उसका एंट्री वगैरह मेंटेन कर रहे हैं कि कितने ड्रेस और क्या क्या चीज़ें हैं स्टॉक में। तो वो सारी चीज़ें भी इस तरह मॉड्यूल में हो जाएँगी। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं टाइम टेबल जनरेशन सिस्टम। ये 21 जो है वो रिपीट हुआ हुआ है 11 के साथ, तो एग्ज़ाम सीटिंग प्लान जो है वो ऊपर रिपीट हुआ हुआ है। तो ये जिसका अगर कोई रिपीट है और जो दानिश अगर हारिस भी आ गए हैं, तो दानिश जो लिस्ट है उसमें जिसका रिपीट हो रहा है तो उनमें से एक ग्रुप को मतलब हटा दें और वो टॉपिक दूसरे को ले लें। अब टीचर ने 23, 24, 22, 23 आइडियाज़ दिए, इससे ऊपर हो सकता है, मगर स्टूडेंट्स खुद भी अपनी कोई एफर्ट करके कोई अपना आइडिया या अपनी कोई क्रिएटिविटी करके उसपे कोई अपना काम कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि अब बिल्कुल एक-एक नवाला जो है टीचर मुँह में डाल के, "ये बेटा ये कर लो, ये इस तरह कर लो।" थोड़ा-सा खुद भी कुछ स्टूडेंट, तो मैंने पहले कहा था, पहले आइए, पहले जी, ये स्टूडेंट्स सर अपने बस एक बंदा माइक्स ठीक है जी, वो कर रहता लेते है हैं। सर। जी, ठीक है, क्लास के बाद उसको आप मैसेज कर दें, उसके उसके उसको भी टॉपिक असाइन कर देते हैं। ओके पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पे होता है। तो टाइम टेबल जनरेशन सिस्टम क्या है और टाइम टेबल फिज़िकली जनरेट करना या टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, ह्यूमन एफर्ट बहुत रिक्वायर्ड होती है, एक्सर्शन बहुत होती है, मतलब सारे चेक्स और फिर दोबारा देखना पड़ता है कि क्लैश तो नहीं है, कहीं किसी टीचर की उसमें कोई और क्लास तो नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसका एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जा सकता है, बड़ा मज़े का एक काम है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो टाइम टेबल जनरेशन जनरेट करने से पहले सिस्टम में डेफ़िनेटली कुछ डेटा तो होगा, तो वो जनरेट करेगा। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि बैचेस को जी, ये स्टूडेंट नदीम शहजाद अपना माइक डिसेबल करें, माइक्रोफोन को बंद करें।
काइंडली माइक ऑन सिर्फ टीचर का रहने दें ताकि वो पढ़ा सके। बीच में जिनके माइक्स होते हैं वो साउंड नॉइज जो आप डाटा कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस वगैरह, ये सारी नॉइज कैप्चर होती है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, टाइम टेबल जनरेशन सिस्टम में पहला एक मॉड्यूल होगा कि बैच मैनेजमेंट। ठीक है, कौन कौन से बैचेस हैं, उनके सेक्शन क्या हैं, आप पहले ऐड करेंगे। ठीक है, कि बैचेस कौन कौन से हैं, जारी बात है BS1 है तो उसके फिर आगे से डिटेल लिखेंगे, सेक्शन कौन कौन से हैं। फिर आप लिखेंगे कोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, आप कोर्स मैनेजमेंट में ऐड कोर्स, सर्च कोर्स है, मगर ऐड जब कोर्स करेंगे तो साथ ये भी डिटेल नोट करते जाएं कि कौन से कोर्स किस सेक्शन को ऑफर करने हैं, और उनका फिर जो है आप टीचर मैनेजमेंट, कौन कौन से टीचर आपने किस कोर्स के लिए। तो ये बेसिकली 3 मॉड्यूल तो बहुत आसान से हैं कि बैचेस कौन कौन से, फिर कौन कौन से कोर्सेज किस बैच को दिए, टीचर कौन कौन से हैं, यानी किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टीचर अलाउ किए हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये सारा डाटा पहले आपके पास, हमारी जब डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है सेमेस्टर से पहले, तो ये सारी मीटिंग्स और चॉइसेस और ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, और फिर वो डाटा हमारे पास मतलब फाइलों में भी होता है, और फिर हम उसको देख रहे होते हैं कि किस तरह। अब जो फोर्थ मॉड्यूल है वो आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अ, एक तो स्लॉट्स कितनी है, स्लॉट्स मसलन 8:30 से 10 एक स्लॉट है, टाइम लिख लेंगे, 10 से ये है, और 11:30, 11:30 से 1 से 2:30, 2:30 से 4 इस तरह होती है मॉर्निंग में। इवनिंग में इस तरह 5:30, 4 से 5:30 है, 5:30 से 7 है, और 7 मॉर्निंग का अलग है, इवनिंग का अलग है। इसी तरह मॉर्निंग वालों के लिए टाइम टेबल जनरेट करें, इस तरह इवनिंग वालों के लिए टाइम टेबल जनरेट करें, उनके कोर्सेज डिफरेंट है या कोर्सेज सेम मगर टीचर डिफरेंट है, तो जिस तरह मॉर्निंग का होगा उस तरह इवनिंग का टाइम टेबल जनरेट हो जाएगा, तो उसी तरह ही होगा। तो बेसिकली बात ये है कि फोर्थ जो मॉड्यूल होगा कि टाइम स्लॉट कितनी है, और साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि किस बैच को किस किस टाइम में आपने अलाउ करना है। फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी लगा रहे हैं आप, ठीक है ना, टाइम स्लॉट और टाइम स्लॉट मैनेजमेंट के अंदर साथ पॉलिसी भी आप शायद ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये हमारे पास स्लॉट है, और हम कहते हैं जो BS1, 2 और 3 है, इनकी जितनी भी क्लासेस हैं ना वो फर्स्ट 3 स्लॉट में सेट हो जाए। मतलब आपके पास 5 दिन है, बाज़ को सैटरडे भी दिन रखना पड़ता है, बाज़ को आप पॉलिसी में ये भी आप नोट करें कि क्या सैटरडे आपने अलाउ करना है कि नहीं करना, किस बैच के लिए सैटरडे अलाउ करना। तो जिसको सैटरडे अलाउ करेंगे उसका कोई और दिन अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। तो इस तरह पॉलिसी में आप ये नोट कर सकते हैं कि पॉलिसी मैनेजमेंट का आप एक अलग बना सकते हैं। टाइम स्लॉट का तो सिंपल हो गया कि कौन कौन सी स्लॉट है। अगर आप टाइम स्लॉट के साथ ही पॉलिसी को डील करना चाहते हैं तो एक पॉलिसी ये भी हो सकती है कि क्या सैटरडे अलाउ करना है कि नहीं करना, किस किस स्लॉट को आपने कौन कौन सी किस किस बैच को किस किस स्लॉट पे आपने टैकल करना है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 जो बैच हम कहते हैं कि सुबह की जो स्लॉट्स हैं, क्योंकि जितने जिस जिस जो सीनियर होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा आगे मूव करते रहते हैं लेटर पोजीशन पे, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना, इनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्लॉट में आप सेट करें, ये पॉलिसी है। फिर हम कहते हैं जी 4 और 5 है, इनको आप ऐसा करें, अगर आपके पास 5 स्लॉट है तो आप कहते हैं जी 4 और 5 है, इनको ऐसा करें कि सेकंड से लेके 4 तक आप जितनी स्लॉट है, सेकंड थर्ड फोर्थ 3 स्लॉट हैं, इसमें इनकी क्लासेस डालें। फिर हम कहते हैं कि जी जो 6 और 7 है, इनकी जो है थर्ड से लेके 5 तक, तीसरी चौथी पांचवी स्लॉट में जितनी इनकी क्लास है। तो इसमें से फिर आप एक और भी काम कर सकते हैं, आपके पास रूम्स कितने हैं। तो आपका पहला एक मॉड्यूल हो जाएगा, आप उसको देखें, कंबाइंड मॉड्यूल्स भी डाल सकते हैं। ये नहीं है कि आप फंक्शन में आप ये भी कर सकते हैं कि कोर्सेज और टीचर कौन कौन से हैं। बैच मैनेजमेंट का एक डाल सकते हैं, बैच मैनेजमेंट में तो सिंपल बैचेस लिखते हैं, तो बैचेस को अगर आप कोर्सेज के साथ डाल दें कि कोर्स मैनेजमेंट डाल दें, तो आप ये कर सकते हैं कि कौन सा बैच है, उसके कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो और साथ इसमें ऐड ये भी कर सकते हैं कि टीचर कौन कौन सा है, इस कोर्स को, इस सेक्शन को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, दूसरे कौन कौन सा। ठीक है, फिर आप एक पॉलिसी का एक मॉड्यूल बना सकते हैं, पॉलिसी मैनेजमेंट का, कि आप पॉलिसी क्या क्या डालना चाहते हैं, कोई सैटरडे ऑन करना चाहते हैं, किस बैच के लिए ऑन करना चाहते हैं। फिर आप इस तरह की पॉलिसी बना सकते हैं कि किस किस बैच को आप काइंडली तमाम स्टूडेंट अपने माइक डिसेबल करें। मुनीर अब्बास और उमैर शहजाद, हेलो मुनीर, आप क्लास में हैं या आप ढाबे पे बाहर बैठे हुए हैं? शर्म आनी चाहिए आपको।
जो इस तरह की गलत हरकत, मैंने उठा के ग्रुप से बाहर फेंक दिया उसको, मैं डिसअलाउ कर दूंगा। तो इस तरह की हरकतें ना करें कि जनाब आप आके ये कर रहे हैं, आके ज्वाइन कर रहे हैं, माइक भी डिसेबल नहीं किया हुआ और वो गप्पे भी मार रहे हैं। शेम ऑन यू। और आज आपकी एक एक्टिविटी लाजमी होगी। अभी एक जूम का सेशन 40 मिनट का होता है, तो 1:10 पे ये खत्म होगा और नेक्स्ट जो है वो 1:15 पे, यानी जारी बात है वो उनकी टाइम एक्टिविटी ऐसी होती है, 1:15 सवा एक डेढ़, तो नेक्स्ट सेशन वो 1:15 शुरू होगा, वो 1:55 में खत्म होगा। आपका लेक्चर 2:30 तक है। तो बीच में आप एलएमएस में लाइव रहें, आपकी कोई टास्क असाइनमेंट आ सकती है, होम असाइनमेंट आ सकती है, कोई क्विज एक्टिविटी आ सकती है। तो ये मैं बाकी, आप अगर आप मेरे कोर्सेज अगर किसी से पूछिए, अगर आपके दोस्त यार 6 में 7th में और इवनिंग में है, तो मैं क्विज बहुत सारे ले चुका हूँ। तो इसलिए आप ध्यान से रखें, आपकी क्लास 40+ है और आते सिर्फ 15-20 लड़के हैं, 15-20 लोग हैं। तो आज आप जरा एक्टिविटी पे ध्यान रखें और एलएमएस पे ऑनलाइन रहें। और कुछ भी टास्क एक्टिविटी किसी दरमियान में भी हो सकती है, वो बेशक 1:10 से 1:15 में 5 मिनट की कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई टास्क हो सकती है, या नेक्स्ट जब आपकी क्लास 1:15 से 1:55 तक खत्म होगी, वो 2 बजे, 2:10, 2:15, किसी 2:30 बजे तक आप ऑन द लाइन, ऑन द बोर्ड रहे एलएमएस पे। फिर देखते हैं कि क्या होता है। वो आप लोगों को भी अब सीधा करने का तरीका, मैं पहले मैं प्यार मोहब्बत से बहुत चल रहा था, अब मगर आप लोगों को भी सीधा करना है। यही हाल इवनिंग में भी है। दोनों इवनिंग में ऊज में 40+ स्ट्रेंथ्स है। आपकी तो 43-4 है, उनकी 40 है। तो आते हैं उनके भी 20 है, 18, 20, 22 है। इधर भी जनाब मुश्किल से 18, 20, 22 आते हैं। बाकी सो रहे हैं ना, आज मैं उनको जगाता हूँ, देखो किस तरह जाते हैं। तो टाइम टेबल जनरेशन में एक आपका बैच मैनेजमेंट का मॉड्यूल हो गया। मैंने कहा जी उसमें कोर्सेज लिख लें, सेमेस्टर लिख लें, उसमें टीचर का भी डाल दें। फिर एक पॉलिसी मैनेजमेंट का मॉड्यूल हो सकता है। पॉलिसी मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल आ सकता है, आप पॉलिसी साइन कर सकते हैं। मैंने कहा जी कि आपने सैटरडे अलाउ करना, नहीं करना, किस बैच को सैटरडे अलाउ करना है। फिर आपके पास किस को आपने किन स्लॉट्स में डालना है बैचेस को, इस तरह भी हो सकता है कि किन किन स्लॉट्स में आपने उनको अलाउ करना है। फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि रूम्स की एक मॉड्यूल होगा कि रूम मैनेजमेंट, आपके पास रूम्स कितनी है, लैब्स कितनी है, क्योंकि कुछ कोर्सेज की लैब भी होती हैं और उसकी लैब में ही क्लास ली जाती है। तो वो आप अपना टाइम टेबल जो आपके पास शेयर होता है, ज़रा थोड़ा सा जिनका टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो टाइम टेबल का ज़रा जायज़ा ले कि क्या क्या डाटा होता है उसमें। तो फिर आपका जो है ना वो एक टाइम टेबल जनरेट होगा। फिजिकली हाथ से नहीं लिखेंगे कि इसकी क्लास इधर डाल दो, इसकी क्लास इधर डाल दो, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आप फिर एक टाइम टेबल जनरेट करेंगे और देखेंगे कि प्रॉपरली टाइम एलोकेट हो गए, हर एक की जितनी क्लासेस थी दो दो वो जनरेट हो गई हैं। फिर बाज़ ऐसा होता है कि आप टाइम टेबल में क्लास को शिफ्ट करते हैं, तो टाइम टेबल में क्लास शिफ्ट भी हो सके एक स्लॉट से दूसरी में। अगर हम डालें तो उसमें चेक हो सके फ्री में कि उस टीचर का कोई क्लैश तो नहीं है, यानी अगर वो स्लॉट अवेलेबल है, मैं उसकी क्लास उस सेक्शन से इस टाइम पे इस दिन पे डालना चाहता हूँ, अगर रूम भी अवेलेबल है और वो डालना चाहता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली बता सके कि उस टीचर की किसी और लेक्चर की उस सेम टीचर की कोई क्लास नहीं है। तो क्लैश को भी टैकल करना है कि उस बैच की कोई क्लास ना हो रही हो जिसका जिसका कोर्स उठाया गया है, या उस टीचर की कोई क्लास ना हो रही हो किसी और सेक्शन या किसी और कोर्स के लिए उस टाइम पे, तो ये भी देखना है। तो ये बड़ा मज़े का काम है, टाइम टेबल जनरेशन सिस्टम और एल्गोरिदम्स, इस पे लॉजिक और एल्गोरिदम लगनी है, बड़ा मज़े का काम है। तो अच्छा सा एक सिस्टम है और ये यूनिवर्सिटी में हमने प्रोजेक्ट्स भी करवाए हैं, मतलब इसको साथ मिला के सीटिंग प्लान और ये सारी चीज़ें करके बड़ा अच्छा एक बनता है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेस्क्यू 1122 सिस्टम। और ये बिल्कुल सिस्टम पाकिस्तान में बने हुए हैं कि जो आप 1122 को कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कॉल का नंबर और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो आप ये काम तो नहीं करेंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, आप ये काम कर लेंगे कि सबसे पहले जो जिसने कॉल की है कि उसका डाटा भी लिया जाता है। भाई आप अपना नाम बता दें या आप अपना मतलब कोई बताएं, या जिस बेसिकली उसकी जो उसका जो नंबर है वो तो कैप्चर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसने जो क्या कंप्लेंट करनी है या क्या वाकया देखा है, क्योंकि रेस्क्यू में हमेशा आप हेल्प की कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि मेरा जो मैंने अगर कॉल की तो मेरा बायोडाटा मांगना शुरू हो जाएंगे, मेरा नंबर तो आ जाएगा उनके पास, मगर
नाम पूछने के साथ साथ वो एनआईसी वगैरह डिटेल, तो लंबा काम हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता क्योंकि एकदम हेल्प होती है। तो सबसे पहले जो है वो कस्टमर कस्टमर कह रहा हूँ कि आप उसको कोई नाम ऐसा दे सकते हैं कि जो एक रेस्क्यू के लिए कॉल कर रहा है बंदा, उसका एक मॉड्यूल मॉड्यूल बना दें, उसको कोई नाम दे दें, क्योंकि कस्टमर क्लाइंट तो नहीं होते। और रेस्क्यूअर या रेस्क्यूअर की कोई मैनेजमेंट का मॉड्यूल बना, रेस्क्यूअर मैनेजमेंट, तो उसका नाम, उसका उसका मोबाइल नंबर तो या फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिकली उनके पास डिवाइसेस होती हैं, वो आ भी जाता है, सिस्टम कैप्चर कर लेता है मगर आप एंटर करेंगे, और किस जगह से वो कॉल कर रहा है और किस जगह से वो कॉल कर रहा है, टाइम भी ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा, सिस्टम की डेट्स उठा लेंगे। ये एट्रीब्यूट्स है, ये रिक्वायरमेंट्स है उसकी, मैं ज़रा समझाना चाह रहा हूँ सिस्टम, ताकि लोगों को समझ आए। मॉड्यूल तो रेस्क्यूअर मैनेजमेंट में ऐड रेस्क्यूअर हो रहा होगा या रेस्क्यूअर मतलब जो भी बंदे की उसकी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। फिर उसने क्या वाकया देखा, कोई अल्लाह ना करे को हादसा को वाकया को क्या चीज़ है वो पूछेगा आपसे, जो भी हेल्पलाइन पे वो दूसरी रेस्क्यू 1122 के आप रिप्रेजेंटेटिव बंदे हैं वो पूछेंगे कि क्या बात है, क्या चीज़ है, किस तरह की आपको रेस्क्यू चाहिए, कहाँ चाहिए, किस जगह। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो फिल अप होती है, वो फिल अप होती है तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो रेस्क्यूअर की जो कॉल करने वाला उसकी तो आपने इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, साथ साथ फिर ये हो जाता है कि फिर आप ये आ जाता है कि किस जगह से डेफिनेटली, और ये क्या वाकया हुआ या क्या किस तरह की चीज़ हुई है। तो जो जो शख्स है या जो बंदा है जिसको हेल्प रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं लोग, तो उसको बेसिक हेल्प तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसका भी डाटा मेंटेन करना है कि वो कौन है। अगर बाज़ में कॉन्टैक्ट नहीं होता तो डेफिनेटली वो अननोन में ही आ जाता है। तो फिर अगर जो मौजूद हो जाता है तो उसका कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह ढूँढते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन भी डाल रहे होते हैं कि ये बंदा यहाँ से इस चीज़ में ये उठाया और यहाँ पर इसको प्लेस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ औक़ात उसको वो फिर किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आगे मेंटेन करनी। अब ये नेक्स्ट मॉड्यूल जो है ये जो आप समझ लें विक्टिम है या जो जो आप कह सकते हैं रेस्क्यूअर इन्फॉर्मेशन। पहले वाला जो है कंप्लेंट कंप्लेनेंट मैनेजमेंट का मॉड्यूल बना लें। कंप्लेनेंट जो जिसने कंप्लेंट की है, जो आपसे हेल्प मांग रहा है, वो बाज़ को खुद भी हो सकता है, अगर विक्टिम है तो वो खुद भी कॉल करता है कि जी मैं यहाँ पर हूँ, मैं गिर गया, मुझे हेल्प रिक्वायर्ड है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन और प्लस फिर जब वो उसको रेस्क्यू करते हैं तो उसकी साथ साथ बाकी आइडेंटिफिकेशन और डाटा भी वो नोट कर रहे होते हैं। फिर ये होता है कि उसको हेल्प जो प्रोवाइड की तो बाज़ औक़ात आप उसको कहीं वो हॉस्पिटल में प्लेस करते हैं या अल्लाह ना करे कोई किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो उसको मॉर्चरी वगैरह में शिफ्ट कर देती है किसी जगह, तो उसका रिकॉर्ड भी रखना कि ये शख्स यहाँ से इस जगह इस हॉस्पिटल में है या इस अल्लाह ना करे इस मॉर्चरी में या इस आइडेंटिफिकेशन के लिए है। तो वो भी इंफॉर्मेशन वो मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि जब लोग ट्रैक करते हैं तो पूछते हैं तो फिर उनकी डिटेल बताते हैं, तो अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ तो आप कैसे बताएंगे कि कहाँ बंदा गया, किस जगह गया, क्या चीज़ है। तो इस तरह की कोई रेलेवेंट थोड़े से मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन बना दें। फिर थोड़ा सा रेस्क्यू 1122 के सिस्टम को देखें, उनकी डेफिनेटली सिस्टम है, वेबसाइट होगी, उनका निज़ाम है, थोड़ा सा देख लें कि वो क्या क्या करते हैं, किस किस तरह हेल्प करते हैं। तो थोड़े से ज़रा मॉड्यूल आप 3-4 बना के रिपोर्ट्स लाज़मी जनरेट करें। कौन सा बंदा गया, डेली कितनी रेस्क्यू है, किस तरह की कॉल्स आ रही हैं, किस कैटेगरी, किस एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेट्स से अब बाज़ औक़ात एक्सीडेंट केसेस आते हैं, ख़ास कोई ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो वो रिपोर्ट्स के थ्रू ये भी निकल सकता है कि अच्छा इस जगह बहुत सारे हैं, तो वो आगे रिपोर्ट प्रेज़ेंट भी की जा सकती है कि यार इस जगह काफ़ी सारे एक्सीडेंटल या इस तरह के वाक़ये हो रहे हैं, या तो कोई उसको हुकाम बाला के साथ विज़िट भी किया जा सकता है कि यार क्या उस जगह का कोई मसले मसाइल हैं या वो जगह सुनसान है या वो शार्प टर्न है या यहाँ पर प्रॉब्लम है कोई ऐसा। बाज़ औक़ात कुछ आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह में ऐसे टर्न्स या शार्प टर्न होते हैं जहाँ पर मतलब 50-60 से ज़्यादा परसेंट चांसेस होते हैं कि ज़रा-सी कोई गलती हो तो एक्सीडेंट होता है। तो बेशुमार इस तरह के हैं। तो काफ़ी सारे कुछ मैंने बना दिए हैं। किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि जी सर जी ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो हॉस्टल और होटल में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, वो सेम ही होते हैं। तो वहाँ पर होटल में जनाब आप कस्टमर कर रहे हैं तो यहाँ पर हॉस्टलाइट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर भी रूम है, वहाँ पर भी रूम है, तो इसलिए दैट्स व्हाई
एक चीज़ कर रहा हूँ। हाँ, एक और काम कर सकते हैं आप, ये एक सिस्टम बनाना है थोड़ा-सा, तो एक और आइडिया मैं दे देता हूँ, वो व्हाट्सएप पे भी मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूँगा, किसी का रह गया है या किसी के जिनका रह गया है पहले, अगर उनको वो अच्छा लगता है तो, कि केबल मैनेजमेंट सिस्टम वालों का है, उनके लिए आप एक बना सकते हैं कि आप अपने सिस्टम में जो है लोगों को पहले जो एड्स देना चाहते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करें। फिर आप अपने बेसिक उनके उनको रिस्ट्रिक्ट करें, उनकी एड्स जो बनी हुई है, एडवर्टाइजमेंट है, वो एक रिस्ट्रिक्ट कर लें, किस-किस कंपनी की क्या एड्स हैं, सारी चीज़ें। प्लस फिर ये है कि आप अपनी शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि अगर आपने चैनल पे अपनी क्या-क्या एक्टिविटी किस-किस टाइमलाइन पे चलानी है। तो एक्टिविटी मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल बना लें कि कौन सी एक्टिविटी है वो किस टाइम पे होगी, डेफिनेटली उसकी ड्यूरेशन होती है, और जिस टाइम पे ख़त्म होगी नेक्स्ट टास्क उस पे शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की सारी एक्टिविटी टाइमलाइन आप डिफाइन कर देते हैं, दिन वाइज शेड्यूल बना लेते हैं, तो और उसको ऐड भी कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसमें से कोई चीज़ निकाल सकते हैं, कोई नई डाल सकते हैं, कोई एक्टिविटी आ गई। और फिर ये हो सकता है कि अ, जी, जिस तरह वो कॉन्सेप्ट है कि जी लोग कॉल करें, और आप जो है ना प्रायोरिटी बेस अपनी कॉल रिक्वेस्ट पे आप देते जाएँगे, तो वो एक्टिविटी इस रोबोटिक का होता है कि जो ज़्यादा वोट करेगा ये प्रोग्राम के लिए, तो उसको उस टाइम फ्रेम में वो चल जाएगी एक्टिविटी, वो प्रायोरिटी बेस भी कोई चीज़ हो सकती है। तो उस तरह का भी आप एक कोई बना सकते हैं कि क्यू में कि यार जो ज़्यादा वोट करेगा अपकमिंग के लिए, इनमें से इतना टाइम फ्रेम रह गया तो उसका काउंटर चलता जाएगा, किसी ने वोट किया है या कॉल किया है या मैसेज किया है, तो वो भी रिकॉर्ड करके आप कर सकते हैं। प्लस फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो ही वो एक्टिविटी चल रही होती है, जब जनरेट करते हैं, एक्टिविटी चलती है, बीच में एड्स चलानी है, और उस ऐड को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसका ऐड का साइज़ बड़ा करना, छोटा करना, राइट से लेफ्ट से मूवमेंट करनी, ये सारी आप कंट्रोलिंग अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बड़ा मज़े का एक सिस्टम है, जो केबल्स वालों के लिए, जो पूरे केबल के नेटवर्क पे चल रहा होता है। तो ये भी आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो केबल मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर बाद में मुझे कोई और आएगा तो वो चीज़ें भी हम वक़्त के साथ-साथ देख लेंगे। हाँ यार, और भी हैं, जिस तरह आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का जनरेट करना है, आपने गैस के, ये आइडियाज़ ही हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यूनिट्स हैं, उसकी वॉट्स हैं, उसमें टैक्सेस है, ये सारे जो कस्टमर की मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल आ जाता है। उसमें मीटर रीडिंग मैनेजमेंट का आ जाता है कि पिछली क्या थी, पिछली तो हो रही है रिकॉर्ड, नई क्या है, डिफरेंस करके ऑटोमेटिकली कितने यूनिट्स हैं। फिर उसमें एक मॉड्यूल आएगा कि यूनिट्स और रेट्स मैनेजमेंट का, कि कितने यूनिट हो तो कितना बिल है, उसके ऊपर कितने यूनिट होंगे कितना बिल होगा। आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखें या गैस के बिल को देखें, वो सारी आपको पता लगना शुरू हो जाएगी। तो उसमें मॉड्यूल बड़ा अच्छा एक मतलब एक प्रोजेक्ट बन सकता है। उसमें कस्टमर मैनेजमेंट, हर एक का कंज्यूमर नंबर है, सारी चीज़ें, डिटेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ है। कंज्यूमर मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल हो सकता है। रीडिंग्स मैनेजमेंट का एक हो सकता है कि आपने रीडिंग करनी है हर इलाके को, उस पे जाके, और रीडर कौन है, वो सारी डिटेल है उसमें आ जाती है। और बिल जनरेट करना है आपने, बिल जनरेशन का एक मॉड्यूल हो जाएगा कि बिल जनरेट किया आपने, रीडिंग तो करके डाल दिया आपने, इसकी इतनी रीडिंग है, इसकी इतनी रीडिंग है, सिस्टम में डाल दिया आपने, ठीक है, हर मीटर नंबर के साथ, हर इलाके के साथ आपने डाल दी। तो बिल जनरेट करना है, बिल में को अगर कोई चेंजिंग करनी है, अपडेट करना है, किसी के बिल इलाके वाइज ढूंढना है, किसी एक खास कंज्यूमर का बिल देखना है, ये पूरे इलाके वाइज देखने हैं, तो ये सारी रिपोर्ट जनरेट होती है। बड़ा मजे का काम है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा लें या गैस के बिल का उठा लें, कोई भी उठा सकते हैं, एनी एनी प्रोजेक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है। गैस के बिल का जनरेट करना, गैस कैलकुलेशन, या कंप्लेंट मैनेजमेंट आप बना सकते हैं गैस के लिए या उसके बिलिंग के लिए। वेब बेस्ड तो आ गई हैं एप्लीकेशंस, मगर आप कोई नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। 2-3 और आइडियाज़ मैंने शेयर कर दिए हैं, तो जिसके कोई रिमेनिंग रह गए हैं, उसको जिसको जो कोई क्लिक करता है या अपने तौर पे कोई और अपना आइडिया बनाना चाहते हैं, कोई गेम है या कुछ है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे क्यूरी कर सकते हैं, जो लेक्चर का टाइम होता है और क्यूरी के लिए मैं 15-20 मिनट अवेलेबल होता हूँ। जिसका ग्रुप रह गया वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है ये वाले पॉइंट अभी ख़त्म हो गए। तो अभी अभी तकरीबन 10-11 मिनट है लेक्चर के ख़त्म होने में। हम कुछ डेफिनेशंस भी बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं 2-3 और जो है
आइडियाज़ अगर मेरे माइंड में है वो डिस्कस कर लेता हूँ। और हम ऐसा करते हैं कि अगर आपने जो भी स्टूडेंट्स अवेलेबल अभी बैठे हुए हैं, माशाल्लाह 20 स्टूडेंट है, जो जिनका अपना कोई कोई प्रोजेक्ट है या कोई है, वो अगर कुछ वैसे ही कोई डिस्कस करना चाहें या कोई क्यूरी करना चाहें कि सर इसका बता दें, इसकी थीम क्या है या इसका क्या मतलब है, जो ज़ाहिर बात है आपने अपने तमाम अपने मॉड्यूल्स सब मॉड्यूल्स को नोट किया होगा। कोई चीज़ कोई पूछना चाहता है, कोई कॉन्सेप्ट या कोई उस हवाले से कि सर ये इस सिस्टम में इसका क्या मतलब है या इसका क्या मकसद है, तो वो कोई क्यूरी कर सकता है, ताकि थोड़े से हम लाइव क्वेश्चन आंसर भी ले रहे हैं, ताकि थोड़ा-सा जो और कोई क्लियर करना चाहता है मैं या वो रिपीट कर लेता हूँ, ताकि उसकी थीम समझ आए कि पहले क्या, बाद में क्या, ठीक है? ये भी हम कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा 1:15 बजे, उस पे हमने डेफिनिशंस पढ़नी है, एक्टर, टाइप ऑफ एक्टर्स क्या है, यूज़ केसेस और यूज़ केसेस की टाइप, उसका मतलब क्या है, और फिर हम जो हमारे पास टाइम है, हम वो रिपोर्ट खोलेंगे और जो फुली ड्रेस्ड यूज़ केस है वो शुरू करेंगे कि इसका क्या मतलब और क्या चीज़ है। तो ताकि आप जो है नेक्स्ट वीक पे तक वो काम तो कंप्लीट करना है, फिर ये काम भी शुरू कर देंगे साथ-साथ आप। अच्छा जी, मैंने अभी आपको आइडियाज़ बताए, मैंने आपको केबल मैनेजमेंट सिस्टम का जो पूरा होता है इलाके का, हाँ, उसमें देखें ना मॉड्यूल्स डालने चाहें तो बेशुमार डाल सकते हैं। आप मेंबरशिप बना सकते हैं कि जो आपके घर हैं, कौन-कौन से घर हैं उनके, मतलब किसी का एक का ज़ाहिर बात है जो जिसके नाम पे अकाउंट बनाना है, एक वो पूरा मॉड्यूल हो जाएगा। फिर पेमेंट का बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेमेंट है कि वो किस-किस घर से वो ले लिया, किस-किस घर ने पेमेंट कर दी है, मंथली फीस सब्सक्रिप्शन है, 300 है, 500 जो भी है। तो वो भी रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हैं और वो रिपोर्ट्स बनाते हैं कि किस-किस की पेमेंट होगी, किस-किस की अभी तक पेमेंट नहीं है। क्योंकि केबल वाले खुद आते हैं और वो एक बिल भी जनरेट कर देते हैं, रसीद देते हैं और आप पेमेंट करते हैं और आपके पास होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक है, उसमें 4-5 मॉड्यूल बना के केबल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो टाइमलाइन। टाइमलाइन आप शेड्यूल एक्टिविटी जो डालते हैं कि इतने बजे ये चीज़ चलेगा, ये वाला प्रोग्राम इतने बजे चलेगा, ये वाला, वो सीक्वेंसिंग है और वो आपके ज़ाहिर बात है सिस्टम के अंदर वो सारी चीज़ें हैं। तो जो आपने शेड्यूल मेंशन किया है वो डिस्प्ले पे भी हो सकता है कि आपने क्या-क्या टाइमलाइन सेट किया, क्या उस टाइमलाइन पे वो एक्टिविटी ऑटोमैटिकली चलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हाथ से खुद खत्म हो रहा है प्रोग्राम तो सिलेक्ट करें, ब्राउज़ करें और चलाएँ। टाइमलाइन एक्टिविटी जो डिफाइन कर देते होते हैं वो ऑटोमैटिकली चलती है। जिस तरह हम एलएमएस पे कोई आर्टिकल या कोई क्विज़, कोई एक्टिविटी टास्क टाइमलाइन पे डिफाइन करते हैं, इतने टाइम पे शो होगा, इतने पे ऑफ होगा, इतने टाइम के लिए टास्क विज़िबल रहेगी। जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि नेक्स्ट वीक जो है, क्योंकि मैंने आपको तकरीबन मोर देन 2 वीक्स आपको दिए हैं। बल्कि 1 वीक जो जब से हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एसआरएस तो आपने पहले भी काम किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में थोड़ा बहुत आइडिया भी है। तो रिपोर्ट्स तो मैंने पहले से आपके साथ मतलब कुछ शेयर भी कर दी थी। तो मोर देन आप समझ लें कि आप 2 वीक्स से तो मोर देन इनफ होता है, क्योंकि आगे हमारे पास जितने भी तकरीबन 4 हफ्ते रह गए या 5 हफ्ते रह गए हैं, तो हम उन 8-10 क्लासेस में जितने भी अपकमिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं 6, 7, 8, तो हर हफ्ते हम डिस्कस करते रहेंगे, आप उस पे काम करते रहेंगे और वो बनाते रहेंगे। तो थोड़ा-सा काम को ज़रा तेज़ चलाएँ, पेस और साथ कर सकें। ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने हैं, आपने डेटाबेस भी बनाना है, डिज़ाइन भी करना है। थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ेशन को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके इश्यूज़ वो क्लियर हो और आप आगे से भी डेटाबेस डिज़ाइन करने के बाद 2-3 डॉक्यूमेंट के बाद अब डेटाबेस वगैरह बनाना शुरू करेंगे। एंटिटीज़ कैसे बनाते हैं वो थोड़ा-सा मैं आपको लॉजिक भी बताऊँगा कि कैसे एंटिटीज़ को पिक करना है, क्या चीज़ें हैं, वो थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज़ होंगे सो दैट आप जो है थोड़ा-सा फिर डेटाबेस के बाद आप फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और फिर आप अपना कोडिंग का भी थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे लेयर में काम करेंगे, 3 लेयर आर्किटेक्चर। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो गैस का जो बिल है वो भी एक एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ज़बरदस्त है जिसमें मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। कंज्यूमर मैनेजमेंट, जो कंज्यूमर हैं उनको पहले आप क्रिएट करते हैं और फिर उससे पहले भी एक ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर तो आप ऐड कर रहे हैं डेफ़िनिटली, जिसको आप एक कनेक्शन या एक क्रिएट करके दे रहे हैं। तो उसमें कनेक्शन क्रिएट है, किसी का सर्च करना, किसी का कैंसल कैंसल करना है कनेक्शन। तो ये भी होता है कि भाई उसका कैंसल कर दें, उसका डिस्कनेक्ट कर दें, उसका स्टेटस डिसेबल कर दें या डिस्कनेक्ट कर दें। डिसेबल एक अलग चीज़ होता है टेम्परेरी, मगर डिस्कनेक्ट का मतलब होता है आपने लिंक ही काट दिया, वो फिर दोबारा फीस भरेगा वो सारी। तो ये बहुत सारा कुछ होता है। फिर रीडिंग मैनेजमेंट मैंने आपको बताया। फिर एक एक मॉड्यूल इसमें हो सकता है रेट्स मैनेजमेंट, यानी जो यूनिट एंड रेट्स मैनेजमेंट एक मॉड्यूल हो सकता है कि जिसमें कितने यूनिट हो, वो स्लैब जो होती है आप देखिए बिल में, आप अक्सर तमाम लोगों ने देखा एक आइडिया होता है बिल के,
बिल की लेफ्ट साइड पे बॉटम साइड पे एक वो स्लैब दी होती है कि इतने यूनिट होंगे तो इतना रेट लगेगा, इतने यूनिट इतना रेट है, प्लस फिर उस पे लिखा होता है कि इतने परसेंट टैक्स है। फिर जो यूनिट्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं ऊपर आप देखिए यूनिट्स के साथ-साथ वो कैलकुलेशन आ रही होती है कि इतने रेट्स के साथ ये कैलकुलेशन हुई, प्लस इतना जीएसटी टैक्स लगा, प्लस इतना टैक्स लगा, फलाना इतना एडजस्टमेंट लगा। वो सारी कुछ आप फिक्स नहीं करेंगे, वो भी फॉर्म में डालते जाएँगे या पॉलिसी में आप डालेंगे, पॉलिसी के मॉड्यूल में डालेंगे कि इतना-इतना टैक्स होगा, इतना-इतना ये होगा, इतनी एडजस्टमेंट होगी। तो जो ही आप वो बिल जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वो सारी कैलकुलेशन उसमें आएगी। तो वो डमी तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी के यूनिट कम डाल दें, किसी के ज़्यादा डालें, फिर देखिए कैसे कैलकुलेशन। तो उसमें बिल जब जनरेट होते हैं तो उसके वो एक-एक का नेक्स्ट करते जाएँ, उसके व्यू में आते जाएगा। ग्रिड में नहीं, एक पूरा रिपोर्ट फॉर्मेट में बिल एक आता है। प्रॉपर उसका एक फॉर्मेट बना दें, आपका सिस्टम का नाम, जिस तरह कंज्यूमर नंबर आता है, एक तो थोड़ा-सा एफर्ट क्रिएट करें। आपने किसी इलाके वाइज़ सर्च करना है कि उसके कितने घर थे या उसके लोग उस सेक्टर में कितने हैं, तो उसके बिल आ गए। किसी ख़ास बंदे का बिल जनरेट करना है और बिल फिर भी बिल डिस्बर्समेंट भी होती है, ठीक है? बिल डिस्बर्समेंट होता है, जो डिस्पैच करने वाले होते हैं वो बिल मतलब सिस्टम से मतलब प्रिंट जब निकलते हैं उठाते हैं और वो फिर भेजते हैं और वो अपना रिकॉर्ड करते हैं कि ये हमने सारे डाल दिए। तो बड़ी फिर बिल पेमेंट का एक है, तो बिल पेमेंट का एक छोटा-सा मॉड्यूल बना सकते हैं कि किस-किस ने पे कर दिए हैं, मतलब लेट्स से उसका स्टेटस ओके हो जाए, जिसका पे नहीं है वो आप एक रिपोर्ट बना लें, इनका पे नहीं हुआ, किसके आउटस्टैंडिंग है। फिर बाज़ का आप ये हो सकता है कि जिसका पे नहीं हुआ उसका नेक्स्ट बिल में एज़ एन रिमेनिंग एरियर बिल आप डाल देते हैं। तो तकरीबन लेवरेज होती है कि 2 मंथ तक लेवरेज होती है, अगर आप पे बिल नहीं करते तो आपको प्रीवियस का अगले मंथ में आ जाता है और अगर आप इसमें भी पे नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम आपको फाइनल वार्निंग होती है कि यानी 3rd मंथ आपको फाइनल वार्निंग होती है कि आप पिछले अगर एरियाज़ पे नहीं करेंगे तो जुर्माना भी लगेगा, आपका डिस्कनेक्ट भी होगा और ये सब कुछ होगा। तो अब लेट्स से कुछ भी पे नहीं करते, आपका बिल खत्म हो, आपका कट गया गैस का कनेक्शन, मगर डेफ़िनेटली कभी न कभी तो फिर आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। सुन लें, आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, 3 मंथ के जो बिल है वो भी देने पड़ेंगे, फिर आपने कनेक्शन जो नया लगवाना है, डिस्कनेक्ट हो गया, उसके भी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आप देखिए कितनी बड़ी फक्की, ये तो फिर होता है। तो डेफ़िनेटली अगर आप घर चेंज करते हैं या कोई जिस तरह अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो डेफ़िनेटली मालिक मकान ने आपसे 2 महीने की सिक्योरिटी ली हुई है और जब आप जा रहे होते हैं, कोई जा रहे होते हैं तो डेफ़िनेटली वो सारे क्लियर होंगे ड्यूज़, जब तक जो नहीं किए तो वो सारी फकी वो सारी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें चलती होती हैं। अच्छा जी, अब हम ये कर लेते हैं 2-3 मिनट ही है फ़िलहाल, तो अगर कोई कोई क्यूरी या कोई पूछना चाहता है, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो 40 मिनट्स तक बिल्कुल वो फिर वो जनरेट हो जाता है, तो जो लेक्चर कैप्चर कर रहे हैं वो तो कैप्चर कर रहे हैं, तो जो ही वो ख़त्म होगा वो स्क्रीन को पॉज़ भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट सेक्शन अगर वो जॉइन करना है तो उसको वहाँ से कंटिन्यू करें या अलग-अलग अभी पार्ट्स में भी जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा है। कोई कोई क्यूरी करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, क्योंकि मैंने तकरीबन अब तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 सिस्टम निकाल के 21 और 3 24 मैंने प्रोजेक्ट के आइडियाज़ दिए हैं, अगर 24 को 2 पे करें तो 48 और तो मोर देन इनफ प्रोजेक्ट्स और डिस्कस और मॉड्यूल्स और उसकी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो आपने अपने-अपने जो भी टॉपिक्स असाइन किए हैं, उन पर आपने गौर करना है, उस सेक्शन को सुनना है, लिखना है, फिर तसलसल देखना है कि अच्छा क्या-क्या ज़रा फिर ये नहीं कि मैंने ही जो आपको दिया, आप थोड़ा-सा सिस्टम को स्टडी करें। उसको एक्सप्लोर करें नेट पे कि यार ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे सिस्टम में क्या बेनिफिट होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, थोड़ा-सा लिखा करें, थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें या आप अपनी जनरल लाइफ़ में वहाँ पर जहाँ पर ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, वो कैसे-कैसे हो रहा है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा जी, अगर किसी ने ये गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाना है, तो उसको कहाँ से आइडिया होगा? डेफ़िनिटली वो नॉर्मल लाइफ़ में उन चीज़ों से गुज़रता है, उसको पता होता है, अच्छा जी, ज़ाहिर-सी बात है, यूनिट्स ही कंज़्यूम करेंगे तो उसके एवज़ जो बिल जनरेट होगा, हम कोई खाना-पीने की चीज़ें तो नहीं खा रहे। तो बिल भी आपके पास वो घरों में पड़े होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। ऐसा टेलीफ़ोन का बिल कभी कर सकते हैं, सेम है। इनबाउंड कॉल्स कितनी, आउटबाउंड कॉल्स कितनी है। अब ये सारी चीज़ें इनबाउंड कॉल्स, आउटबाउंड कॉल्स तो आप वो नोट नहीं कर सकते, वो लंबा काम है, वो सारा रिकॉर्डिंग के वो सॉफ्टवेयर या टूल्स के थ्रू वो सारा वो जनरेट हो रहा होता है, बट आपको एक गाइडलाइन दी है कि इस तरह ही होता है सारी चीज़ें। जी, कैन एनीवन आस्क सम फ्यू क्वेश्चन? लास्ट कपल ऑफ मिनट्स चल रहे हैं, 2-3 मिनट्स, तो कोई पूछना चाहता है, अपना माइक्स ऑन करके कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई शेयर करना चाहे अपना पॉइंट ऑफ व्यू।
जी हेलो। जी स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो 18 नंबर पे है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ये थोड़ी जी नंबरिंग जी। है इसमें सर। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन सुन लिया है। अभी ये लेक्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो मैं इसका जो है आपको व्हाट्सएप पे भी इसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? वो ओके बेशक सर। लेक्चर के एंड में हो या कोई आपका बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, दोबारा ब्रीफ कर दूंगा उस तमाम लोगों के लिए भी जो सुनना चाहते हैं, या वैसे ही तो मैं क्वेरी का आंसर करूंगा, क्योंकि अब ये लास्ट मिनट ही चल रहा है, 39-40 मिनट, तो ये लेक्चर भी एंड हो जाएगा। और भी कोई पूछना चाहता है, कोई कहना चाहता है, तो आप क्यूरी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके पास लाइव है, आप पूछ सकते हैं कि सर इसको थोड़ा सा, ये नहीं है कि हर बंदा उठ के एक्सप्लेन करना शुरू हो जाए तो 24 तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसको कोई अगर मतलब अगर आपने सुना ही नहीं है लेक्चर, आपको आपने अपना वो सेक्शन ही नहीं सुना हो, पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर में आपका जो नंबर आ रहा है, तो वो फिर ये कसूर नहीं है कि सर दोबारा काइंडली जरा बता दें। आप उसको सुने, देखें, अगर कोई मजीद कोई उसमें से क्यूरी है, कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट एंड्स द पार्ट 1 सेशन। हम अभी अब 5-6 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं और उसमें हम अपने टॉपिक्स को, डेफिनेशंस को लेके चलते हैं। अच्छा जी, दोनों जो हमारे स्टूडेंट्स मेल और फीमेल साइड से लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं उनको मैंने अलाउ कर दिया। हम स्टार्ट करते हैं। यूज केस डायग्राम जो है ये नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। एक जो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट है, एक्टर। एक्टर क्या होता है, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, और एक फिर यूज केस क्या होता है और यूज केसेस की टाइप क्या है। ये नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखें, ये नेक्स्ट फुली ड्रेस यूज केसेस आपके पास आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम इसको आज डिस्कस करना शुरू करेंगे ताकि आप ये भी काम शुरू करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि ये जो यूज केस डायग्राम है, आपको एक विजुअली जो चीज नजर आ रही है, ये आप वर्ड में नहीं बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे। इसको आप एम एस विजुओ एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का। एम एस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, विजुओ एक टूल है। आपने डेटाबेस कोर्स पढ़ा होगा या डायग्राम टीचर ने कहा होगा कि उसमें बनाए, तो उसमें विजुओ में ये यूज केस डायग्राम बनती है। आप रफ बेशक अपने रजिस्टरों पे बनाए, जब ये कंप्लीट कर लेंगे, ये बहुत 10 मिनट की डायग्राम है, आप बना सकते हैं। आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, पहले हम ये सारी चीजें ज्वाइन करते हैं। और आप अब आज देखिएगा कि मैंने जब कहा कि ये लेक्चर खत्म होगा तो आपको 2:30 बजे तक एलएमएस पे एक्टिव भी रहना है, और एलएमएस पे देखना है कि आपके कोर्स में कोई एक्टिविटी, कोई टास्क, कोई क्विज या कोई चीज ना आ जाए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तो नहीं मैसेज करूंगा, मैं एलएमएस पे ही करूंगा। कुछ तो होगा। तो अब आप ये जरा अंदाजा लगाइएगा कि आज सॉरी, डॉक्यूमेंट मिस हो गया। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि क्लास की स्ट्रेंथ कहाँ तक जाती है और उस टाइम पे कितने लोग होते हैं और कहाँ कहाँ से लोग फिर आते हैं। तो ये देखिएगा जरा, फिर नेक्स्ट टाइम से और कोई स्ट्रेटजी लगाएंगे स्टार्ट में या कोई। ओके जी, हम डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर ये डायग्राम पे तो बाद में आते हैं। डेफिनेशन पहले देखते हैं कि एक्टर क्या होता है। एक्टर का लफ्जी मतलब फनकार या अदाकार होता है, जो हम अपनी जनरल लाइफ में देखते हैं। ये वो मतलब नहीं है कि मैं आपको एक्टर पढ़ाने शुरू हो जाऊं और एक्टर को बताऊंगा एक्टर किस किस्म के एक्टर होते हैं। हाँ, ये बात बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि हम भी अपने उस्तादों से पढ़े थे। उस्ताद भी जो अच्छे उस्ताद होते हैं वो भी जबरदस्त किस्म के एक्टर होते हैं। आप कहते हैं कि यार उस्ताद एक्टिंग करते हैं, ये क्या मतलब, तो पढ़ाते हैं। मगर पढ़ाने के साथ साथ जो कन्वे करने का अंदाज है, जो कम्युनिकेट करने का अंदाज है, जो जेस्चर्स का इस्तेमाल करना होता है, एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी जेस्चर से, जो भी आपके जेस्चर्स आ रहे हैं, तो उससे भी कोई चीज़ समझाई जाती है। तो जो अच्छे उस्ताद होते हैं वो बड़े अच्छे कमाल के आप समझ लें एक्टर या फनकार भी होते हैं। तो ये एक ऑन द लाइटर नोट मैंने बात की है, इसको आप सीरियस ना लें। दो के ये बात एक जेन्युइन भी है। जो अच्छे उस्ताद होते हैं वो अपने अंदाजे बयां से, वो एक शेर है कि कहते हैं, अंदाजे बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात। तो अच्छा जो उस्ताद होता है उसके पास कम्युनिकेशन पावर के साथ साथ कन्विंसिंग पावर भी होती है। वो कन्विंस करवाना जानता है कि कैसे अपनी चीज को, बात को असर करवाना है या समझाना है। ओके, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। आपको जो आपकी अगर आपने वो ऊज की बुक डाउनलोड की हुई है, जो ऑब्जेक्ट और एनालिसिस डिजाइन
क्रेग लार्मन एक ऑथर है, पूरी दुनिया में इसकी बुक पढ़ाई जाती है। अगर आपने उसकी सॉफ्ट कॉपी बुक डाउनलोड की है, सेकेंड एडिशन, आप गूगल पे लिखेंगे वो आ जाएगा सॉफ्ट कॉपी, तो उसमें डेफिनेशंस का ये सेक्शन भी आ जाएगा यूज केसेस से पहले। तो एक्टर जो होता है, एक्टर की डेफिनेशन है, एक्टर इज दैट पर्सन विच हैज सम गोल्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम अंडर डिस्कशन। एक्टर वो शख्स है जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं क्लाइंट के लिए, उसके उससे जुड़े हुए हैं कुछ गोल मकासद। दोबारा डेफिनेशन रिपीट करता हूं, फिर मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। एक्टर इज दैट पर्सन, वो शख्स है, विच हैज सम गोल्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम अंडर डिस्कशन। जो भी एक सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट आप बनाना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं लोग, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ लोग जुड़े होते हैं, वो स्टेक होल्डर्स भी कहलाते हैं। मैंने डेफिनेशन आपको और आपने पढ़ाई थी, स्टेक होल्डर इज दैट, वो स्टेक होल्डर की डेफिनेशन, दैट पर्सन व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द प्रोजेक्ट। वो स्टेक होता है, स्टेक का मतलब इंटरेस्ट भी होता है। और एक्टर वो शख्स है जिसके गोल्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब एक्टर की टाइप्स देखते हैं तो फिर आपको पता लगेगा यार वो कौन कौन से लोग होते हैं, किस किस तरह के। एक्टर की जो टाइप्स होती है वो 3 तरह के एक्टर होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी एक्टर, एक होते हैं सपोर्टिंग एक्टर, एक होते हैं ऑफ स्टेज एक्टर। पहले मैं डेफिनेशन इसकी मैं आपको नोट कराता हूँ। डेफिनेटली ये बुक्स में भी आपको मिल जाएगी, आप नोट भी करेंगे, ये लेक्चर में रिकॉर्ड भी हो जाएगी। फिर मैं इसकी जब डेफिनेशन दूंगा फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि ये डेफिनेशन इतनी मुश्किल नहीं और ये आगे चीज़ें इस्तेमाल हो रही, तो पता होना चाहिए कि प्राइमरी एक्टर क्या होता है, सेकेंडरी एक्टर क्या होता है और सपोर्टिंग एक्टर क्या होता है। तीनों की नॉलेज होना जरूरी होती है, मगर प्राइमरी एक्टर तो यूज होता ही होता है डायग्राम्स के अंदर और आगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मगर सपोर्टिंग एक्टर का पता और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बाज़ वो भी सपोर्टिंग एक्टर भी सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है। तो प्राइमरी एक्टर इज दैट पर्सन विच इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग का मतलब है एक्सेस कर रहा, कम्युनिकेट करना सॉफ्टवेयर के साथ, विच इज डायरेक्टली एक्सेस। और एक और डेफिनेशन भी कह सकते हैं, प्राइमरी एक्टर इज दैट पर्सन विच इज डायरेक्टली एक्सेसिंग दैट सिस्टम फीचर। ACCESSING, एक्सेस, हासिल करना, एक्वायर करना। तो वो शख्स होता है प्राइमरी एक्टर जो सिस्टम के फीचर्स डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया। इसकी एक और डेफिनेशन है, प्राइमरी एक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज द यूजर ऑफ द सिस्टम। सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एक्टर, ये वो शख्स होता है जो जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। नोमान लियाकत अपना माइक डिसेबल करें काइंडली। नोमान लियाकत, थैंक यू। प्राइमरी एक्टर वो शख्स होता है जिसको सिस्टम के यूजर भी कहा जाता है, जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिनके गोल्स को आपने फुलफिल करना है। जिस तरह मैंने कहा था ना, एक्टर, सिंपल डेफिनेशन, एक्टर इज दैट पर्सन व्हिच हैज सम गोल एसोसिएटेड विद द सिस्टम अंडर डिस्कशन। ऐसा शख्स होता है कि जिसके कुछ गोल्स मकासद होते हैं उस सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े होते हैं। अब प्राइमरी एक्टर क्या होता है कि वो यूजर होता है जिसने यूज करना है, उनके जो गोल्स है, उनकी जो ख्वाहिशात है, वो चाहते हैं जी सिस्टम में लॉग इन हो, मैं ऐड कर सकूं, मैं डिपॉजिट करा सकूं, मैं ये गाड़ी पार कर सकूं, मैं ये रिपोर्ट जनरेट कर सकूं, मैं देख सकूं कि कितने हॉल खाली है, कितनी टिकटें निकल चुकी हैं, मैं देख सकूं गाड़ियां कितनी सेल हो गई हैं, मैं देख सकूं कि कितने मैंने कल के ऑर्डर ड्यू करने हैं, मैंने कितने कंप्लीट करने हैं, कितने मैंने कंप्लीट कर लिए। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम में जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें उसके गोल्स होते हैं जो आपने फुलफिल कर रहे हैं। तो प्राइमरी एक्टर इज दैट पर्सन व्हिच हैज सम गोल्स या डायरेक्टली एक्सेसिंग द सिस्टम फीचर, उसको यूजर ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं। ये प्राइमरी एक्टर होता है। मैं जरा मिसाल देता हूँ तब आपको समझ आ जाएगी अच्छा ये प्राइमरी एक्टर होते हैं। आपके पास यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली FUAMIS एक MIS भी था, बिल्कुल है था क्या है। मैंने इसमें जो आप स्टूडेंट कैटेगरी है, ये आप प्राइमरी एक्टर है। तमाम लोगों को ID पासवर्ड मिला हुआ है, जब आप वो लॉग इन कर देते हैं आपको राइट्स है, आप अपना सेमेस्टर की कोर्सेज रजिस्टर करा सकते हैं, आप अपना व्यू कर सकते हैं, चालान करा सकते हैं, सबमिट फी करा सकते हैं, उसका रिकॉर्ड एंड बेशुमार जो भी एक्टिविटी अपने कोर्सेज देख सकते हैं। अगर उसको आपको अलाउ किया हुआ है कि आप उसका रिजल्ट या अटेंडेंस या लेक्चर देखें कितना। इसी तरह टीचर भी उसमें MAS में अगर उनको भी एक एक्सेस मिला हुआ है तो टीचर भी प्राइमरी एक्टर। इस तरह HOD है, इसी तरह टॉप एडमिन है। जो सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, जिसके लिए वो सिस्टम बनाया गया है, उसको प्राइमरी एक्टर बोलते हैं। और बार बार मैं बता रहा हूँ, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, द प्राइमरी एक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज द यूजर ऑफ द सिस्टम। तो ये बहुत आसान डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि सपोर्टिंग एक्टर क्या होते हैं और उसकी एग्जांपल क्या है। तो सपोर्टिंग एक्टर आर दोज टाइप ऑफ पर्संस या आर दोज टाइप ऑफ एक्टर्स व्हिच आर नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। देखिए उसमें क्या था, प्राइमरी एक्टर क्या था, विच आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम।
बट सपोर्टिंग एक्टर क्या होते हैं, विच आर नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम बट दे हैव सम बेनिफिट्स फ्रॉम द सिस्टम। यानी अगर मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो सपोर्टिंग एक्टर वो होते हैं, वो लोग होते हैं, वो एक्टर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे, यानी सॉफ्टवेयर उनके लिए तो नहीं बना, मतलब उन वो उसके फीचर एक्सेस नहीं कर रहे डायरेक्टली खुद से, मगर सॉफ्टवेयर के बनने से उनको भी बेनिफिट हो रहा है। अब समझते हैं कि यार ये क्या मतलब है, कि ये किस तरह का सीन है और उनको कैसे बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मिसाल लेता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। प्राइमरी तो ये था कि लेट्स से आप भी एक्सेस कर रहे हैं, अपने कोर्स देख रहे हैं। मैंने अगर कोर्सेज है जिस तरह एलएमएस में मुझे भी आईडी मिली हुई है टीचर को, आप देखें कि एलएमएस में हम भी लेक्चर डाल रहे हैं, उसमें लिंक डाल रहे हैं, उसमें एक्टिविटी डाल रहे हैं, उसमें डिटेल डाल रहे हैं कि मैं देखें अभी भी डालता हूँ, मेरा जूम का जो सेशन होता है मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, एलएमएस पे भी डालता हूँ, ताकि जो लोग एलएमएस को फॉलो करें, किसी का व्हाट्सएप पे ही चल रहा तो एलएमएस को भी देख ले, किसी का एलएमएस चल रहा है और व्हाट्सएप का मसला है तो वो एलएमएस से देख सकता है। तो ये आप मेरे लिए नहीं कह सकते कि यार ये टीचर जो व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, ग्रुप पे भी करता है, एलएमएस पे भी लेक्चर डाल देता है, जो लेक्चर अपलोड करने वाले हैं उनके साथ भी राब्ते में है, स्टूडेंट्स के साथ भी ऑन द टोज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने ये काम करना है, हमने गुजारा नहीं करना, हमने खाना पूरी नहीं करनी, हमने हक अदा करना है और स्टूडेंट्स को भी टाइम देना है। जी, अब देखते हैं सपोर्टिंग एक्टर की एग्जांपल के। मैंने कहा कि सपोर्टिंग एक्टर आर दोस टाइप ऑफ एक्टर व्हिच आर नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग और nor accessing the system feature but they have some benefits from the system under discussion, कि उनको सिस्टम बनने से फायदा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स वगैरह हैं या यूनिवर्सिटी के कुछ एम्प्लॉयज हैं, वो लेट से उनमें से किसी के बेटे की या बेटी की शादी होनी है और उसकी इतनी सर्विस होगी है, वो जाता है एक दरख्वास्त लिख के कहता है कि सर मेरी ये नेक्स्ट मंथ या बेटी या बेटी की शादी है तो काइंडली मेरी जितनी छुट्टियां बनती थी उनको या मेरा जीपी फंड जो बनता है वो मुझे आपका जीपी फंड भी सैलरी से हर मंथ कट रहा होता है, जिस तरह टैक्स कटता है ऐसा जीपी फंड कटता है, ऐसा कुछ और अलाउंसेस आपके कट रहे होते हैं। तो वक्त के साथ साथ एम्प्लॉयर भी अपनी उस पे फंड में कंट्रीब्यूशन करता है और आपको एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट जो है, जब भी आप होते हैं तो सर्विस के जो एंड पे तो आपको वो सारा कुछ मिल रहा होता है। लेट से उसको जरूरत पड़ जाती है तो उसका रूल ये होता है कि 80% आपको मिल जाता है। अगर 100 रुपीज़ आपका टोटल बनता है तो 80 रुपीज़ आपको खर्चे के लिए मिल सकता है, एक्सपेंसेस का घर बनाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, इस तरह की चीज़ें। फिर वो आपकी सैलरी से वो 80 रुपीज़ भी थोड़ा थोड़ा करके काटते रहते हैं ताकि एट द एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो सारी चीज़ें मिले। तो लेट से मिसाल दे रहा था कि अगर अगर वो सिस्टम ना होता, कोई भी सिस्टम ना होता, वो बेचारा लिख के जाता, वो उसकी 20 साल सर्विस है, 20 साल का रिकॉर्ड खाता जात रिस्ट्रो। अब ये देखना सिस्टम की पावर समझना, किसी भी सिस्टम की पावर, सिस्टम को हल्का मत लें, उसकी पावर, उसका उससे जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है, उससे जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, उससे डिसीजन मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैनुअल होता, मैनुअल का मतलब है खाता जात या वो एक्सेल की एंट्रियां भी कर रहे हैं, वो भी अब समझ लें चलो रिकॉर्ड तो होता है फिर भी वो इतना पायदार या वो चीज़ें नहीं होती। अगर वो सिस्टम क्रैश हो जाए या कोई वायरस आ जाए तो वो भी करप्ट हो जाता है। तो लेट से मैनुअल खाता जात होता तो 20 साल का उसका रिकॉर्ड कौन देखता, उसकी कितनी छुट्टियां बनती थी, उसका जीपी फंड कितना कटता था, कितना बनता है, तो वो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्यूट दैट कि उसका कितना टोटल बनता है। फिर उस पे फिर वो बनता, फिर वो नोट बनता, वो कब मैनुअली फाइल आगे जाती, क्योंकि कई लोगों ने तो बड़ा कहा कि फाइलों को टायर लगते हैं। तो मीडिया पे भी बड़ी बातें चलती रही कुछ लोगों के, तो वो कब जाती, वो बड़े साहब तक कब पहुंचती, वो कब देखते, वो कब चेक बनता, वो कब मिलता, पता नहीं, वो उसकी शादी भी गुजर जाती और वो मांग तांग के लोन लेता और वो बेचारा और चक्की में पिस रहा होता। अगर ये सिस्टम बना होता तो वो सिंपल, वो जो एम्प्लॉय है, जो भी एम्प्लॉय है, वो खुद तो सॉफ्टवेयर नहीं यूज करा, मगर वो डेफिनेटली अकाउंट्स के जो हेड है वो यूज कर रहे होते हैं, उसका नाम डालते हैं या उसका एम्प्लॉय का आईडी जो कार्ड होता है, हर बंदे का एम्प्लॉय का आईडी होता है, हमारे भी एक आईडी है और हमें भी कार्ड मिला हुआ है एम्प्लॉय का जो यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आईडी डाली जाती है, उसका सारा रिकॉर्ड आ जाता है। उसके लीव पे क्लिक करता है, उसकी सारी लीव्स आ जाती है कि इतनी बनती थी, इतने सालों की इतनी छुट्टियां बनती थी, इसने इतनी की, इतनी
छुट्टियों के एवज इनकैशमेंट ऑफ लीव्स। इनकैशमेंट ऑफ लीव का मतलब होता है अगर छुट्टियां नहीं की साल में तो वो आपको उसको उसके एवज आपको सैलरी मिल रही होती है। मगर जिस तरह टीचर्स जो लोग हैं उनकी 20 कैजुअल होती है, 20 आई थिंक सो आपकी अर्न लीव होती हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लोग होते हैं उनकी 45 या 48 होती हैं। तो ये प्लस 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 होती रहती है। अब लेट से मैं आपको बता रहा हूँ मेरा 12वां साल है इस यूनिवर्सिटी में, और मेरे ख्याल से मैंने कोई 4-5 हफ्ते की, वो भी एक एक्सीडेंट हो गया था लास्ट ईयर और फादर एक दफ़ा बीमार हुए थे, तो मैंने वो छुट्टियां की थी। तो वो अगर छुट्टियां निकाल के फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि लेट्स से 40-50 कर लें, तो अगर आप 11 साल की 20 डेज के साथ में लाएं और पर ईयर आपकी 20 है और 10 से मिलाए तो 200 है, और 11 से मिलाए तो 220 है। तो 220 में से अगर 50 भी अगर हॉलीडेज काट दे तो वन आप समझ लें 170। तो 170 आप मंथ्स में डिवाइड करें तो इतनी सैलरी अगर आप करें तो 63 से 180 चले, ओके 6 मंथ की लेट से। तो 6 मंथ की जो सैलरी है लेट से अप्रोक्सीमेट है 6 मंथ की सैलरी मेरी जो मुझे अभी तक 11 साल है, इस तरह अगर जिंदगी रहती है तो 20 साल फिर 25 साल जो सर्विस या एज ऑफ रिटायरमेंट 60 ईयर्स है, या जब वो सारी जमा हो रही होती है तो आप देखें कि अगर 6 मंथ की सैलरी है इस तरह, अगर आपकी जो आफ्टर सर्विस है अगर आपके 14-15 मंथ्स की सैलरी अगर जमा हो जाती है तो 14-15 मंथ्स की अगर सिर्फ जो सैलरी छुट्टियों के बस इनकैशमेंट ऑफ लीव्स है वो प्लस हो रही होती है, तो वो भी कितने लाखों में पहुंच जाती है। वो बात पहुंच जाती है आपकी 8-10 लाख या प्लस उससे भी ज्यादा लाख में पहुंच जाती है। तो वो ग्रेड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिसका ग्रेड ऊपर है उसकी सैलरी उस तरह। तो वो अलग जीपी फंड लेता है। तो इसी तरह रिटायरमेंट के दौरान जो इनका हक होता है गवर्नमेंट मुलाजमीन का, लेट से प्राइवेट भी तो साथ साथ चीजें चल रही होती हैं, तो वो अगर एक बंदे को एट द एंड ऑफ द सर्विस अगर वो 60 ईयर है या 60 पहले गवर्नमेंट ने 65 बढ़ा दिया अब 60 ईयर्स कर दिया, तो लेट से 60 ईयर्स भी है। तो लाइक राइट नाउ आई एम 41, तो मेरी 11 ईयर्स है, तो लेट्स से 60 ईयर्स ऑफ 19 ईयर्स ऑफ अभी सर्विस रहती है और मेरी 11 साल भी है। तो अगर 19 ईयर मेरी, अगर अल्लाह ताला अगर वफा करते हैं मेरी ज़िंदगी, तो 30 ईयर्स मेरी सर्विस भी हो जाती है। तो लेट्स से तो आफ्टर 30 ईयर्स और 60 एट द एज ऑफ 60 अगर आपको ये आपकी जो आपकी मेहनत है, आपका जो छुट्टियों आपने नहीं की, आपने एफर्ट की, प्लस आपकी जीपी फंड, प्लस आपके कुछ और अलाउंसेस और आपकी अपनी कोई सेविंग, तो ये अगर करते करते कोई अगर आप समझ लें कि 20-25-30 लाख बन जाता है, तो आपके बच्चे एट द एज ऑफ दैट टाइम यूनिवर्सिटी गोइंग हो रहे होते हैं, उनके शादी ब्याह खर्चे अखराजात ये सारे कुछ सालों में आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एट द एज, वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जो मुलाजमीन है जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो थोड़ा सा कसमा पुरसी या सैक सैक के, आजकल तो वैसे ही सब लोग सैक सैक के गुजार रहे हैं, अल्लाह खैर करे करम करे मामलात में सबके लिए, तो वो गुजार रहे होते हैं। मगर उसका जो एट द एंड के करीब जो सारी चीज़ें होती है तो वो अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर हो जाता है, और वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें बड़ी पेन है डेफिनेटली, जितने भी हैं वो अभी पेन या कुछ सफ़र कर रहे होते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे होते हैं, मगर एट द एंड के करीब करीब थोड़ा सा बेहतरी होना शुरू हो जाती है। तो लेट से मैं मिसाल ये समझाना ये चाह रहा था कि अगर वो एम्प्लॉय जो है, वो कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर रहा, वो सिस्टम का यूजर तो नहीं है, वो प्राइमरी एक्टर तो नहीं है, बट सिस्टम के बनने से उसको क्या फायदा हुआ? ठक उसकी रिपोर्ट निकल जाती, प्रिंट निकलता, उसको नेक्स्ट सेक्शन को वो फॉरवर्ड हो जाती, उस पर सिग्नेचर होता और उसका प्रोसेस होके जितना भी उसको अलाउ था वो सिस्टम में उसका रिकॉर्ड हो जाता, उसको चेक मिल जाता। तो सिस्टम की पावर ये होती है कि वो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम इन अ क्विक, वो कहते हैं ना सक्सेशन, इन अ क्विक सेशन, इन अ क्विक रिस्पॉन्स, वो है वो रिपोर्ट या सारी रिपोर्ट्स बता रहा होता है। और वो कंप्यूटेशन भी आप मैनुअल की बजाय जब सिस्टम के थ्रू करते हैं तो वो सारी चीज़ें विद क्विक रिस्पॉन्स विद इन सम सेकंड्स के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये है सिस्टम की पावर। तो प्राइमरी एक्टर वो हुआ जो सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, और सपोर्टिंग एक्टर वो हुआ जो सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर रहा मगर सिस्टम के बनने से उसको बेनिफिट हो रहा है। तो सपोर्टिंग एक्टर इस तरह के भी होते हैं, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं अभी या बनाना चाहते हैं, जब आप उनसे रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं, तो प्राइमरी एक्टर तो आपको आपका जो क्लाइंट है वो बता रहा होता है कि यार आपने इसके लिए बनाना है, इसको ये एक्सेस देनी है, ये आपको बताएंगे क्या पॉलिसी है, किस तरह काम करते हैं। मगर कुछ और जो लोग होते हैं, जब आप डोमेन को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, आप उनसे भी जरा फीडबैक लेते हैं, यार पुराना सिस्टम क्या था, आप सेटिस्फाइड हैं, उनमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या सजेशन है, आपको भी कोई एक्सेस मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय कहते हैं लेट्स से
बस सर हम भी कहते हैं, कोई हमारा यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में हमें कोई एचआर की तरफ से कोई एक्सेस नहीं है कि हम यार हम देख सकें, हम हमें हमें कहना चाहिए कि हम देख सकें हमारी छुट्टियां कितनी हो गई हैं, हमारी अर्न लिव कितनी हो गई है, हमारा जीपी फंड कितना हो गया है, हमारे कितने अलाउंसेस अभी प्लस प्लस हो गए, तो वो कोई बताता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं बताते, आप समझदार हैं माशाल्लाह, अगर लोगों को पता लगना शुरू हो जाए या वो ट्रैक रखना शुरू हो जाए, एट द एंड कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो फिर सर पे चढ़ते हैं, यार ये क्या है, ये तो हमें ऐसे चल रहा था, ये रिपोर्टें हमारे पास एक्सेस सेव है और आप भी ये बता रहे हैं। तो बस जो एंड में एट द एंड जो देंगे वो हम भी कबूल कर लेंगे। ये समझ आ गई होगी आप लोगों को जो मैं बात कर रहा हूँ। तो जो कोई देंगे वो हम चुपचाप करके कबूल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही हमें पता ही नहीं है। मैं जब शुरू में आया था, वो जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट मुलाजमीन है, वो जीपी फंड जो आपका पर मंथ कटता है, साल का जमा होता है, एक रिपोर्ट बनती है, वो हर एम्प्लॉय को मिलती है और उसका राइट भी है। हम ले भी सकते हैं, मगर हम मतलब वो फिर आगे से हमें थोड़ा सा जरा मुश्किल हालात में वो बताते हैं कि भाई कौन कंप्यूट करेगा। तो वो कुछ हर साल की पहले कोई 2-3 साल तो मिलते रहा, उसके बाद मेरे ख्याल से 11 सालों में मैंने 2-3 दफा वो रिपोर्ट देखी है और बीच में मुझे नहीं पता लगा कि कहाँ तक पहुंचा है, कितना मेरा जीपी फंड बन चुका अभी तक 11 सालों में। तो कोई आइडिया नहीं है। तो वी डोंट हैव एनी एक्सेस। अगर हमें भी वो एक्सेस दें और हम भी अपनी छुट्टियां देख सकें, जीपी फंड देख सकते हैं, अपने कितनी मेरी लीव्स जो हैं वो होगी, तो वो अलाउ अगर हमें भी एक्सेस मिलता है तो हम प्राइमरी एक्टर है। मगर अगर ये सिस्टम अगर उनके पास एचआर के पास है, डेफिनेटली उनके पास एचआर के पास है, एचआर के पास है, तो वो अगर हम कोई एक एप्लीकेशन लेके जाते हैं, हम सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं करेंगे, बट सिस्टम अगर बना हुआ है तो उससे हमें फायदा ये होगा, जो ही हमारे वो स्टेटस रिपोर्ट निकाल के हमें बता सकते हैं, सर इतनी आपकी सर्विस होगी, इतना आपका फंड हो गया, इतना आपकी छुट्टियां थी, इतना आपकी वो अर्न लीव जमा होगी है, तो वो हमें उस सिस्टम के बाद तो हम उसमें सपोर्टिंग एक्टर उस सूरत हाल में हो जाएंगे। अगर हमें कोई एक्सेस मिल गया तो हम प्राइमरी एक्टर है। तो ये बड़ा वाजिया क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी एक्टर क्या और सपोर्टिंग एक्टर, मैंने बड़ी तसल्ली से था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर एक एक्टर की टाइप होती है जिसको बोलते हैं ऑफ स्टेज एक्टर। ऑफ स्टेज एक्टर की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं एग्जांपल दूंगा। मैंने आपको शायद शुरू में अपना जब इंट्रोडक्शन कराया था, जब मैं आपकी क्लासेस में भी आया था मॉर्निंग इवनिंग में, मैंने कहा था शायद शाहजो नादर टीचर या कम टीचरों में ऐसा होगा कि जो हर पॉइंट के साथ उसकी रिलेटेड एग्जांपल बताए, हर डेफिनेशन या हर जो भी उस पॉइंट को डिस्कस कर रहा है उसकी एग्जांपल डिस्कस करे, उसको समझाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों? कि एफर्ट रिक्वायर्ड होती है हर एग्जांपल के साथ, हर पॉइंट्स के साथ उसकी एग्जांपल बनाना। तो ऑफ स्टेज एक्टर क्या होता है? ऑफ स्टेज एक्टर्स आर दोस पर्सन व्हिच आर नॉट डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द सिस्टम, nor they have some benefit from your system, but they have their own benefits. मैं डेफिनेशन दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑफ स्टेज एक्टर्स आर दोज एक्टर्स और दोज पर्सन्स which are not directly interacting nor accessing your system, यानी सिस्टम का मतलब है, सिस्टम एक्सेस का मतलब है आपके सारे सिस्टम के फीचर्स, nor they have some benefits from your system, बट लगाएंगे, बट सब बीच में आगे, बट दे हैव देयर ओन बेनिफिट। मतलब इसमें इस डेफिनेशन में 3 मेजर सेक्शन है। ऑफ स्टेज एक्टर का मतलब है ये वो लोग या वो शख्स होते हैं जो आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं करते, ना कि आपके सिस्टम में उनको कोई इंटरेस्ट है कि आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है, कोई एप्लीकेशन बनाया है, उनको अपना कोई खास बेनिफिट है। अब मैं इसकी 3 एग्जांपल दूंगा। कितनी? 3 एग्जांपल दूंगा, ताकि आप उन 3 एग्जांपलों में से कोई भी आपको याद रहे तो आपको पता लगे अच्छा ऑफ स्टेज एक्टर क्या। बल्कि 3 से भी ज्यादा दे सकता हूँ, जितनी कहेंगे दे सकता हूँ। बंदे के पास नॉलेज होना चाहिए, लिमिटेड नॉलेज वाला है तो एक पॉइंट के बाद, एग्जाम्पल के बाद कहेगा बस ठीक है यार मैंने समझा दिए। पहली एग्जाम्पल जो भी आपको ऑफ स्टेज एक्टर की, और ऑफ स्टेज एक्टर भी बाज़ इस जो आपको डायग्राम नजर आ रही है इसमें ऑफ स्टेज एक्टर नहीं है, मगर बाज़ जहाँ पर ऑफ स्टेज एक्टर है तो वहां पर भी वो चीज यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट ओपन करने जाते हैं किसी बैंक में, काफी लोगों के अकाउंट ओपन होंगे, तो अब काफी सालों से ये है कि सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग से पहले वो इंट्रोडक्शन, अस्सलाम वालेकुम, दुआ सलाम पूछते हैं, कौन है, क्या, किस तरह का आपकी डिटेल है, आप क्या लोग हैं। सबसे पहले वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली सर आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी दे दें, या आईडी कार्ड दे, हम कॉपी करा लेते हैं। आप पूछते हैं क्यों? कहेंगे जी हम वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। डेफिनेटली वेरिफिकेशन वो नादरा से कराएंगे। बैंक वालों के पास खुद तो कोई तरीका कार तो नहीं है, कोई डिफॉल्टर तो नहीं है किसी बैंक का, कोई अल्लाह ना करे कोई दहशतगर्द तो नहीं है, कोई अनफॉर्मीन कोई किसी काम में या ब्लैक लिस्टेड तो नहीं हुआ, वो आपके पास किसी बैंक के पास तो कोई स्टेटस तो नहीं है, वो तो डेफिनेटली नादरा से कम्युनिकेट करेंगे। अब जो बैंक वाले हैं
जो नादरा वाले हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सुनना जरा, नादरा वाले अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या फीस बिल्ला आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप कहते हैं यार ये 123 आईडी कार्ड नंबर है, आप इसमें क्लियरेंस दे के ये जेन्युइन बंदा है, किसी बैंक से डिफॉल्टर तो नहीं है, कोई स्टेट बैंक में कोई इस पे कोई मुल्क की तरफ से कोई बैन तो नहीं है, या नादरा भी जो है वो प्रिंट मीडिया में बार बार वो शाया कर देता है, या वेबसाइट्स पे भी जो जिन्होंने ड्यूल आईडी कार्ड बनाए हुए, आप अपना नाम चेंज करा सकते हैं, आप अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं, आप अपना हुलिया चेंज करा के आईडी कार्ड 2 नंबरी तरीके से बना सकते हैं। मगर जब उनका वो एल्गोरिथम फेशियल रिकग्निशन वाला, इमेज प्रोसेसिंग वाला, जो फेशियल रिकग्निशन वाला जो एक फीचर है, अल्लाह ताला ने ऐसा एक अल्लाह ताला ने फेशियल फीचर्स बनाए हुए हैं कि इंसान का जो फेस रिकग्निशन के जो इंप्रेशन है, वो आप जितने भी हो जाए, जैसे भी बूढ़े हो जाएं, छाइयाँ झुरियाँ आ जाएं, आप ग्लासेस पहन लें, आपकी बेड हो, आप शेव करा लें, तो वो जो फेशियल रिकग्निशन है या फेस के इंप्रेशन है, वो कभी भी फीचर जो है वो किसी और के साथ मैच नहीं कर सकते, वो आपके के साथ मैच करेंगे। तो फेशियल इंप्रेशन या फेशियल रिकग्निशन का जब एल्गोरिथम लगता है पूरे डेटाबेस में से, तो वो पता लग जाता है कि किन किन के ड्यूअल आईडी कार्ड है, किस किस नामों से इनका आपस में, तो वो फिर ब्लैक लिस्टेड होते हैं, फिर उनको एक्सेस किया जाता है या पकड़ा भी जाता है, क्योंकि वो डेफिनेटली अनफेयर मीन्स के लिए किसी ना किसी चीज़ के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए होंगे, कि जिसमें उसने नाम चेंज कर दिया, एड्रेस चेंज किया, आइडेंटिटी चेंज कर दी, और तो इस तरह लोग पकड़े जाते हैं। तो सिस्टम की पावर फिर आपको यहाँ से पता लगती है। तो नादरा अब सर्विस प्रोवाइड करेगा, बैंक रिक्वेस्ट करता है, वो टेलीफोनिक करता है, या उन्होंने नादरा की कोई एक नादरा के एक्सेस में उन्होंने कोई फीचर रखा हुआ है नादरा वालों ने कि यार यहाँ पर आके कोई रिक्वेस्ट करे बैंक्स वाले, और जो वो रिक्वेस्ट करेंगे अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे बैंक्स वाले, और उनकी लॉग भी मेंटेन होगी कि कितने आईडी उन्होंने एंटर किए, नंबर, और पर ट्रांजेक्शन वो आपसे सर्विस चार्जेस दे रहे हैं। अब अगर आप डेफिनेशन को दोहराएं, ऑफ स्टेज एक्टर कहता है कि ऑफ स्टेज एक्टर वो लोग हैं जिसमें ऑफ स्टेज एक्टर इस एग्जाम्पल में नादरा वाले लोग हैं। नादरा वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपके सिस्टम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे, हमें आपके सिस्टम से एक्सेस नहीं है कि आपने के कितने पैसे आपके अकाउंट में कौन कौन आ रहा है, क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है, हमें आपसे नादरा वालों को कोई कंसर्न नहीं है। वो तो कंसर्न एफबीआर वालों को है, वो तो कंसर्न को स्टेट बैंक वाले वो कह रहे हैं जी अब हर अकाउंट वाले बताएं, जिस तरह अभी पिछले दिन न्यूज आई है कि जो 10 लाख रुपए महीने का निकाल रहा है और जो 1 करोड़ रुपया सबमिट करा रहा है, उसकी सबकी रिपोर्ट दें मुझे, किस किस के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए पर मंथ डिपॉजिट हो रहे हैं। 10 लाख आ रहा है तो, या 1 करोड़ रुपए सालाना उसके अकाउंट में बैलेंस है, 1 करोड़ आ रहा है, तो वो लॉग बताएं, वो भी सोर्स ऑफ मीन बताएंगे, उनका ट्रैक किया जा सकता है कि एफबीआर में वो नेशनल टैक्स पेयर है नहीं है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, उनके बैंक अकाउंट कितने, बहुत कुछ किया जा सकता है। स्ट्रेटेजी मेरे पास बड़ी आराम से है, बट शायद लोग यूज ही नहीं करना चाहते। कैसे टैक्स का आप एक रिजीम या रीजन बढ़ा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो बात हो रही थी कि नादरा वाले जो हैं इसमें ऑफ स्टेज एक्टर है, कि डेफिनेशन का पहला पार्ट है ऑफ स्टेज एक्टर आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिंग योर सिस्टम। नादरा कहता है मैं आपका सिस्टम एक्सेस नहीं कर रहा, नॉर दे हैव सम बेनिफिट फ्रॉम योर सिस्टम। नादरा वाले कहते हैं हमें आपके बैंक सिस्टम से कोई बेनिफिट, हमें कोई फायदा नहीं है। नादरा बट दे हैव देयर ओन, नादरा को अपना बेनिफिट है। मैं नादरा सिस्टम की बात कर रहा हूँ, नादरा कौन मेहंदी की बात नहीं कर रहा। लोग समझ रहे हो नादरा, नादरा सर को पता नहीं क्या हो गया। नादरा डेफिनेटली नेशनल अकाउंटेबिलिटी डाटा रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो नादरा जो सेंट्रलाइज जो डाटाबेस ऑफ द नेशन वो मैनेज कर रहा है उसका सारे, और बहुत सारी प्रोजेक्ट्स कर रहा है, और फेशियल रिकग्निशन कर रहा है, पासपोर्ट्स बायोमेट्रिक को कर रहा है, प्लस वो जीआईएस के लिए भी कुछ काम कर रहा है। एंड नादरा कियोस्क है जो आपको पैसे डिपॉजिट अगर करा दें कहीं से, नादरा की कियोस्क मशीन आपको नजर आती है, वहाँ से पैसे भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। स्मार्ट कार्ड भी उन्होंने निकाला हुआ है, स्मार्ट कार्ड के पीछे ट्रैकिंग भी हो रही है। एंड ये याद रखें कि जिनका स्मार्ट कार्ड जो नादरा है वो पीछे ट्रैकिंग चिप भी है, वो बार कोड रीडर नहीं है। बार कोड रीडर समथिंग डिफरेंट, जिसमें इंफॉर्मेशन आपकी सारी स्कैनर के थ्रू जब निकलती है तो आ जाती है। एक ट्रैकिंग चिप भी है, वो ट्रैकिंग चिप में जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वो ट्रैक भी हो रहे हैं। तो ज़रा गौर कर रहे हैं अपने आईडी कार्ड, स्मार्ट जिनके स्मार्ट आईडी कार्ड्स बने हैं। तो नादरा का अपना बेनिफिट है। नादरा का क्या बेनिफिट है भाई, जो सर्विस चार्जेस जो आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे हम उसके सर्विस चार्जेस लेंगे, वो फिर आप पे करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल कंपनीज वाले भी है, जो न्यू सिम आती है, जो ही आप न्यू सिम लेने के लिए करते हैं, आप जाते हैं फ्रेंचाइज पे या हेड ऑफिस पे जाते हैं, और सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन ऑफ आपके अकाउंट की करते हैं, आईडी कार्ड की करते हैं कि भाई अल्लाह, पहले आपको याद होगा कि चौधरी निसार जब नून की हुकूमत थी, उन्होंने कहा था भाई एक ही सिम होगी, सब बलान बंद कर दी,
और सबको कहा कि एक पे आओ। अब माशाल्लाह फिर वही सीन है, किसी के पास 6 किसी की 8 है, कुछ अनफरमीन के लिए यूज़ हो रही होती है। तो सिम वाक़ई एक जेन्युइन एक होना चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप वो नहीं यूज़ करेंगे तो दूसरी उसको डिसेबल कराएँगे, फिर आप दूसरे पे शिफ्ट करें। तो ये हो सकता है ताकि थोड़ा-सा सेंट्रलाइज़ किया जा सके, ताकि दूसरी एक्टिविटीज़ को फिर लोगों को मौका मिल जाता है। और यही बाज़ औक़ात सिस्टम के अंदर से लूप होल्स निकलते हैं, ये लोग लीक करते हैं कि ये सिम एक्टिव नहीं है, ये नंबर एक्टिव नहीं है, इसका कर लो। तो ऐसा होता है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जो ही आप फिंगर इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन रखते हैं, आईडी कार्ड डालते हैं, ये सारा नादरा से वेरीफाई होता है। क्या ये मोबाइल लेंगे, यूफ़ोन या ज़ोन के दफ्तर से आपके थंब इंप्रेशन वेरीफाई होते हैं। वो डिवाइस ऐसी बनाई गई है, वो डाटा वो कंपनियों की होती है या आपको परचेज़ करनी पड़ती है, वो डिवाइस जो डाटा कैप्चर करती है, वो सिस्टम नादरा के पास रिक्वेस्ट जाती है और नादरा जो है अपनी उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वेरिफिकेशन करने के बाद सिस्टम देता है। तो ऑफ सेक्टर यही होता है कि जो आपके सिस्टम से जब रिक्वेस्ट जाए और किसी थर्ड पार्टी पे या किसी और सिस्टम पे, वो वहाँ से वो उसको वेरीफाई करके वो आपको दे। तो ये ऑफ सेक्टर हो गया। मैंने नादरा की मिसाल दी, मैंने आपको ये मोबाइल कंपनीज़ वालों की मिसाल दी, मैं एक और मिसाल देता हूँ एफबीआर है। एफबीआर जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इनका कोई कंसर्न नहीं है, आपके पास मैनुअल सिस्टम है, आपके पास पूरा यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है, आप अकाउंट को कैसे डील कर रहे हैं, सैलरी की जनरेशन का कैसे जनरेट है, ना उनका कोई। वो कहते हैं भाई हमें टैक्स दे, हमें बताएं कितने एम्प्लॉइज हैं, क्या क्या सैलरी उनकी बनती है पर मंथ, क्या टोटल सैलरी पर मंथ बनती है, नेक्स्ट वाले बताएं कितना टैक्स बनता है आपका उस पर मंथ, हर बंदे का कितना टैक्स डिडक्ट करना है उसके आईडी कार्ड के वजह से, अगर उसका एनटीएन है, टोटल आप कितना जमा करा रहे हैं, तो वो आप हमें बता दें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक पूरी लॉग डॉक्यूमेंट अटैच कर दें, इतने एम्प्लॉई, इतना पर मंथ था, इतना टोटल था, इसका इतना काटना है पर मंथ, इसका इतना टोटल एनुअल हम काट रहे हैं, ये आप रिकॉर्ड ले लें, हम आपका जमा करा रहे हैं। तो नादरा एफबीआर वाले कहते हैं भाई हमें से कोई कंसर्न, हमें अपना इंटरेस्ट है। वो ये क्या इंटरेस्ट है कि जो टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स आया, किसका नहीं आया, किस बंदे का अब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, पहले तो इस बंदे का था, फिर वो बताते हैं कि जी ये तो छोड़ के चला गया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपके सिस्टम से, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल देता हूँ, होम अप्लायंसेस स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मॉड्यूल है, आपको नजर आ रहा है ये सेल मैनेजमेंट, ये यूज केस डायग्राम कहलाती है। बहुत आसान होते हैं कि आपका सिस्टम क्या है, सिस्टम में प्राइमरी एक्टर क्या है, ये लेफ्ट साइड पे आपको प्राइमरी एक्टर नजर आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर, और ये आपको नजर आ रहे हैं एरो नहीं है, सिंपल लाइन से नजर आ रहे हैं कि कौन कौन सा प्राइमरी एक्टर है, वो सिस्टम का कौन कौन सा जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जिसको यूज केस बना लेते हैं, वो क्या क्या एक्सेस कर रहा है। तो इसने छोटी छोटी गलतियां की, ये मैं आपको बताऊंगा कि गलतियां क्या क्या की हैं, ये डायग्राम में मिस्टेक्स है, वो मिस्टेक्स आपने दोहरानी नहीं है, अभी थोड़ी देर में दोहराता हूँ। तो आप देखिए कि लेट से इसमें अगर ऑफ स्टेज एक्टर यूज कर रहा हो, सपोर्टिंग एक्टर तो यहाँ पर नहीं होता। सपोर्टिंग एक्टर तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, डोमेन को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो आप ऑफ स्टेज एक्टर से भी मालूमात लेते हैं और सिस्टम को समझते हैं, वो आपको मगर सपोर्टिंग एक्टर की मालूमात दे रहे होते हैं। तो ऑफ स्टेज एक्टर बाजू का सिस्टम यूजर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेल का आपको मॉड्यूल नजर आ रहा है, एड सेल, ठीक है। ये अगर अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो सेल जनरेट कर रहा है, एक नया सेल भी ला रहा है, बाजू आप कैश दे रहे हैं तो वो एंटर कर देगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि जो ही एड सेल पे रिक्वेस्ट जाएगी, राइट साइड से एक और लाइन बनेगी और ये बॉक्स से बाहर निकलेगी टुवर्ड राइट साइड। यहाँ पर आप एक मॉनिटर नमा एक स्क्रीन बनाएंगे जिसको बोलते हैं ऑफ स्टेज एक्टर, उसका नाम होगा पेमेंट ऑथराइजेशन सिस्टम। आपका कार्ड किसी भी कंपनी का हो, वो जिसने प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर बनाया होता है वो उसको टैकल करता है। आपको बिल्ट इन एपीआई, ये जो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट को डील करना वो मुश्किल नहीं है। एपीआई को बिल्ट इन एपीआई जो होती है, आपकी क्लासेस जो उसमें होती हैं, आप उसको यूज करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, हाँ उसको आपको सिक्योरिटी का कुछ फीचर इनक्रिप्टेड, ये सारी चीजें टैकल करनी पड़ती हैं, टेस्ट पहले करना पड़ता है बार बार है तभी। और आपको आपको वेबसाइट जहाँ पर होस्ट करानी है वो भी आपने देखना है, सिक्योरिटी के फीचर्स और सर्विसेज देनी है। जो आपके पास वेबसाइट का यूआरएल एचटीटीपी हो सिंपल, तो वो ट्रस्टेड नहीं होता। जिस पे एचटीटीपीएस हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, तो वो सिक्योर्ड वेबसाइट है। जहां पर आपको यूआरएल के साइड ग्रीन कलर का ताला अगर नजर आए तो वो सिक्योर्ड वेबसाइट है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर वो रेड कलर का ताला और सिक्योरिटी का वो बता रहा हो कि सिक्योर्ड नहीं है, डाटा आपके पास हैक हो सकता है इंफॉर्मेशन, तो वो ट्रस्टेड नहीं है, फिर वो क्लाइंट की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी वो ब्राउज कर रहा है वो वेबसाइट।
तो अब एड सेल से एक और सिस्टम में रिक्वेस्ट जाएगी, पेमेंट ऑथराइजेशन सिस्टम, वो डाटा को वेरीफाई करेंगे कि कार्ड वेरीफाई है, बैलेंस है नहीं है, कितनी अमाउंट कटे, और फिर वापस रिस्पॉन्स करेंगे। अब मुझे बताएं कि लेट से जो कस्टमर है, मैंने पेमेंट की, मेरे पास मेरा बिल बन गया 2000, मैंने कार्ड निकाला, स्वाइप किया, उनके सिस्टम से वो रिक्वेस्ट किसी थर्ड पार्टी पे गई, उन्होंने वेरीफाई किया, मुझसे वो सर्विस चार्जेस नहीं लेंगे ये पेमेंट ऑथराइजेशन वाले जो ऑफ स्टेज एक्टर है, जो भी ऑफ स्टेज एक्टर है, वो क्लाइंट से नहीं लेंगे, यानी कस्टमर से नहीं लेंगे, वो जो जिसने वेबसाइट बनाई है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे पर ट्रांजेक्शन कोई फिक्स करके या उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो आप सर्विस चार्ज ले रहे हैं। ये वही बात है, अगर आप किसी एटीएम में जाते हैं और एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि एचबीएल की एटीएम थी, और हमारे तारिक साहब स्टूडेंट, वो वीडियो जियो दुनिया चैनल या किसी चैनल पे भी आई, माशाल्लाह वो सारे दरवाजा खोल के वो एसी की हवाई ठंडे खा रहे थे, और वो जनाब वहाँ पर मशीन भी उन्होंने खराब कर दी, एसी का भी कोई उन्होंने छेड़छाड़ की, एसी तो ठीक था मगर मशीन खराब कर दी, वो सारी वो चीजें थी, और वो सारा उन्होंने खराब कर दिया सिलसिला। जी, आपको लेक्चर की आवाज आ रही है जनाब? जी स्टूडेंट, क्योंकि बीच में मुझे कोई कॉल आ रही है, आई थी व्हाट्सएप पे। हेलो जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके फाइन जी। तो वो एटीएम देखें, लेट्स से आप एचबीएल के अकाउंट होल्डर, आपके पास एटीएम एचबीएल का ही है, तो जो ही आप एचबीएल की ट्रांजैक्शन कोई करते हैं, बैलेंस निकालते हैं, विड्रॉ जो भी करते हैं, आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं पड़ते, ठीक है आपको, क्योंकि आप सेम मशीन यूज कर रहे हैं। लेट्स से आप किसी और अकाउंट के हैं, आपका कोई कार्ड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, स्टैंडर्ड चार्टर का, आप एचबीएल की मशीन यूज कर रहे हैं, तो जो ही आप मशीन यूज कर रहे हैं, आप सर्विसेज ले रहे हैं उस बैंक की, तो क्या होता है कि 16 रुपीज डिडक्शन है, वो आठ रुपए जो है, जो आपके जो प्राइम बैंक है, जिस मसलन आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का आपका कार्ड है, वो 8 रुपए लेते हैं, और 8 रुपए जो डिवाइड करते हैं जो जिस एचपीएल की मशीन है, क्योंकि आप उनकी भी सर्विसेज ले रहे हैं, उनकी मशीन यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ही आपने अपना इनपुट डाला, आपने जब रिक्वेस्ट किया, और वो रिक्वेस्ट किया, और ये वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के लिए क्या होगी कि पहले जो एचबीएल वाले हैं वो आपके डाटा वेरीफाई करने के लिए भेजेंगे, आप उनको वेरीफाई करके बताएंगे स्टैंडर्ड चार्टर वाले के इसका अकाउंट में बैलेंस कितना है, ये सारी चीजें, तो वो जब बैलेंस बताएंगे एचबीएल को, तो एचबीएल अपनी यहाँ मशीन से, कैश एचबीएल का है, वो तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का तो नहीं है, तो वो यहाँ से मशीन से पे करेंगे, अपनी लॉग में लिख लेंगे, और वो उनका प्लस माइनस चलता रहेगा कि भाई इतना पैसा उधर गया, इतना उधर गया, वो सारे आपस में वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू सारा आपस में वो चल रहा होता है, और आपस में वो फीस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट शेयर कर लेंगे। तो जो बंदा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो फी सबिलिल्लाह नहीं कर रहा, वो उसके एवज जो है वो कोई हार्ड कैश या टेंजिबल यानी मॉनेटरी रिगार्ड में भी क्या वसूल कर सकता है, प्लस या किसी और रिगार्ड में भी वसूल कर सकता है। जो टीचर जो होता है, तो जब वो अपनी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस या एक बच्चों को जब गाइड या समझा रहा है, सिखा रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो एक तो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, और वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा बच्चों से कि यार मुझे कोई पैसे दे दे, या यार मैं पार्ट टाइम काम करा लूँ, यार जिसने कोई काम सीखना है, जिसने रिपोर्ट वेरीफाई करनी है, जिसने सिस्टम अंडरस्टैंड करना है, जिसने फाइनल प्रोजेक्ट की गाइडेंस लेना है, मेरे अकेडमी में आज इंस्टीट्यूशन में आज लोग करते हैं इस तरह, मैं दुनिया में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अनफेयर मीन्स दोनों साइडों से भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूसरी साइड से भी लोग उसको बटरिंग कर रहे होते हैं टीचरों को, या उनको मतलब आप समझ लें वो जो भी आप समझते हैं, जिस तरह मस्के लगा के अपना काम या कोई पार्टियां ट्रीट करके लोग कर रहे थे। तो आपका मकसद है कि आपने इंफॉर्मेशन प्रॉपर डिलीवर करनी है, सारा समझाना, ये सारी चीजें गाइड करनी है, तो ये प्राइमरी एक्टर आपको नजर आ रहे हैं, और ये फीचर्स नजर आ रहे हैं। तो ऑफ स्टेज एक्टर वो होता है कि जो अपना उसका कोई इंटरेस्ट होता है, वो अपनी फैसिलिटेशन जब प्रोवाइड करता है सर्विसेज, उसके बस वो चार्ज कर रहा होता है जिसको प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके लिए वो प्रोवाइड कर रहा होता है बेसिकली। तो अभी तो फिलहाल डेफिनेशन यहाँ पर है, और ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। लेक्चर का टाइम भी अभी रहता है, अभी 10 मिनट, तो आपको थोड़ा सा मोड़ देते हैं। प्राइमरी एक्टर भी आपको क्लियर हो गया, जो डायरेक्टली सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सपोर्टिंग एक्टर होता है कि डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, बस सिस्टम के बनने से उनको फायदा होता है। ऑफ स्टेज एक्टर वो होता है ना तो वो सिस्टम के डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप देख लें यहाँ पर नादरा शादरा कोई, मगर याद रखें कि लेफ्ट साइड पे हमेशा प्राइमरी एक्टर होते हैं, राइट साइड पे डायग्राम में शो नहीं करेंगे, और राइट साइड पे हमेशा अगर ऑफ स्टेज एक्टर है, जिस तरह मैंने बताया कि सेल का एक मॉड्यूल था, और एक सेल एक जनरेट हो रही है, और अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहा है, कैश कर रहा है, तो वो तो सिस्टम में डायरेक्टली एंटर हो जाएगा, पैसे अमाउंट डाला और पैसे रखती है। अगर वो कार्ड के थ्रू हो रही है, तो कार्ड के थ्रू
आपका जो भी सिस्टम है वेब बेस्ड सिस्टम ही होगा, डेफिनेटली ऑनलाइन होगा, ये डेस्कटॉप पे तो ही होता। तो अगर जब वो ऑनलाइन बना रहे होते हैं या जिस तरह बैंक का भी हो रहा होता है, तो वो जो ही वो पेमेंट करता है तो वो एड सेल जो राइट वाली साइड है, यहाँ पर एक एरो लाइन बन के यहाँ पर एक सिस्टम का नाम होता है, जिस तरह मॉनिटर नेम उसकी मॉनिटर टाइप की एक शक्ल बनती है, उसका नाम होता है पेमेंट ऑथराइजेशन सिस्टम। वो कोई भी हो सकता है, वो पेपॉल हो सकता है, वो मास्टर कार्ड हो सकता है, वो वीजा कार्ड, वो स्टैंडर्ड ग्रेडेड एक्सप्रेस कार्ड, वो कुछ भी, जो भी कार्ड की 4-5 कैटेगरी जो मेजर है, या पाकिस्तान के लिए बन रही है तो पाकिस्तान के लिए जो भी कार्ड्स की। जी, इसको रिकॉर्ड शुरू कर दें, सिर्फ 5-10 मिनट मैं लूंगा, ये डायग्राम एक्सप्लेन समझा दूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फिर आगे नेक्स्ट जो फुल डेस्क यूज केस है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आप जरा देख भी लेंगे। मैंने अभी प्राइमरी एक्टर्स वगैरह बताया है, मगर यूज केस जो होता है वो सिंपलेस्ट डेफिनेशन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यूज केसेस भी पढ़ लेंगे। और जितने भी आपके एसआरएस के अंदर जो रिकॉर्ड लेक्चर, जी, जितने भी आपके फंक्शनल जो फीचर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या फंक्शनल फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं लॉगिन करेगा, ऐड कस्टमर कर देगा, जिस तरह इसमें ऐड डीलर है, सर्च डीलर है, ऐड प्रोडक्ट है, सर्च प्रोडक्ट है, अपडेट प्रोडक्ट है, सर्च पहले होता है, अपडेट बाद में होता है। फिर जो जो किस्म की रिपोर्ट, ये जितने भी हैं, ये फंक्शनल जो एसआरएस के अंदर जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल फीचर्स होते हैं, ये सारे यूज केस बन जाते हैं। यूज केस की सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता देता हूँ, मगर नेक्स्ट वीक से जब हम आएंगे तो यूज केसेस पढ़ेंगे, और ये आपको डायग्राम के बाद ये फुल ड्रेस यूज केसेस, क्योंकि यूज केसेस की टाइप्स भी है, तो ये यूज केसेस में क्या मतलब है, किस तरह लिखते हैं, इसका क्या मफहूम होता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के, ताकि आप लोग इस पैटर्न को देखें। तो जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन यूज केस की बता रहा हूँ कि यूज केस सबसे पहला पॉइंट, कि पहली बात कि यूज केस कहाँ से ओरिजिन होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो यूज केस बनाने से पहले आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जितने भी इसमें ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या फंक्शनल फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह लॉगिन है, चेंज पासवर्ड है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो फंक्शनल फीचर आ जाता है, ऐड प्रोडक्ट है, सर्च प्रोडक्ट है, ये जितने भी फंक्शनल फीचर्स हैं, इनको यूज केस बनाते हैं। यूज केस की एक डेफिनेशन और क्या है, 4-5 डेफिनेशन है, मगर मैं अभी थोड़ा सा एक आइडिया, एक फ्लेवर देने के लिए आपको पता लग सके इस डायग्राम में। जिस जिस फीचर में कोई प्रोसेसिंग हो रही हो, कोई कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग हो रही हो, डेटाबेस से इंटरेक्ट होके कोई प्रोसेसिंग हो रही हो, तो उसको हम यूज केस बनाते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यूज केस बनाते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यूज केस नहीं बनाते। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि डाटा सिक्योर्ड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स में, उसके यूज केस नहीं बनते। वो आपने प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो टैकलमेंट के थ्रू, वो क्विक रिस्पॉन्स अगर लगाना है तो डॉट नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, आपने अच्छी तरह क्यूरी की टेक्निक्स नहीं लगाएंगी, तो वो क्विक रिस्पॉन्स कैसे करेगा? डाटा नॉर्मलाइज ही नहीं है, टेबल्स नॉर्मलाइजेशन ही अप्लाई नहीं किए, तो क्विक रिस्पॉन्स कैसे करेगा? वो तो सो जाएगा सिस्टम। तो वो यूज केस की और डेफिनेशन है कि एक फीचर को यानी एक यूजर जो है सिस्टम में किस तरह, किस एक्शन से वो परफॉर्म कर रहा होता है, क्या क्या स्टेप्स कर रहा होता है, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप परफॉर्म कर रहा होता है यूजर, एक किसी भी एक यूज केस को परफॉर्म करने के लिए यूजर स्टेप्स क्या करता है। फॉर एग्जांपल लॉगिन है, तमाम लोगों को पता है कि यूजर कैसे लॉगिन करता है सिस्टम में, यूजर आईडी डालता है, पासवर्ड डालता है, और सिस्टम उसको वेरीफाई करता है, और वो आपके सामने वो सारी कंप्यूटेशन है। तो यूज केस बेसिकली फुल एड्रेस यूज केस की बात कर रहा हूँ, ये तो डायग्राम है। तो फुल एड्रेस यूज केस में ये चीज बयान हो रही होती है कि एक यूजर जो है वो क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप परफॉर्म करता है उसको सिस्टम में, इस एक्टिविटी को, तो उसको यूज केसेस में शो किया जाता है। वो नेक्स्ट टाइम हम यूज केसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। आप यूज केस की डेफिनेशन भी देख के आए कि 4-5 डेफिनेशन है, मैं अभी 2-3 ये बता चुका हूँ, और भी बताऊंगा। अब ये यूज के, ये जिसने माइक ऑन किया काइंडली ये अपना माइक डिसेबल करें काइंडली। नोमान लियाकत, यार तुम्हें बार बार तकलीफ है, तुम्हें पता नहीं क्या मिर्चें लगी हुई, तुम ही हो ये बार बार पसूड़ी करते हो, बंद करो इसको। कमाल है यार, एक ये नुमान है और एक और मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, इसको दूसरी दफा ही कर रहा हूँ। तो अब ये यूज केस डायग्राम देख लेते हैं। ये यूज केस डायग्राम है, ये ओवरऑल क्या शो कर रही होती है, ये ओवरऑल शो कर रही है आपका सिस्टम क्या है, ओवरऑल सिस्टम क्या है, उस सिस्टम के अंदर मेजर मेजर मॉड्यूल्स क्या है जो हम बात कर रहे थे, और उसके अंदर सब मॉड्यूल्स यानी यूज केसेस क्या है, कौन कौन से एक्टर्स हैं आपके प्राइमरी एक्टर इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन एक्टर तो नहीं है,
तो कौन से एक्टर किस उनके गोल्स क्या है, जिस तरह सिंपल आप बात कर लेते हैं, या एक्टर्स जो हैं वो किस किस यूज केस को एक्सेस कर रहे हैं सिस्टम में। तो पहली बात तो ये समझनी है कि ये यूज केस डायग्राम बनानी है, बहुत आसान सी आप बना भी सकते हैं, मगर वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, वो नेक्स्ट वीक की जो इसलिए मैं तेज ट्यूनिंग करूंगा, तो आपने अपने ये नेक्स्ट तेज काम चलाना शुरू करें। आपके पास पूरी रिपोर्ट टेम्पलेट है, आप उसको देख के लेके चलते हैं और आगे काम करते रहें। ये ना बैठेंगे अगले वीक ये ड्यू होगा, ये ड्यू होगा, आप काम करते रहें, आगे नेक्स्ट ये काम कर रहे हैं। तो ये डायग्राम क्या शो कर रही होती है कि आपके यूज केस क्या है और एक्टर्स क्या 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 कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो HASMS इसने एब्रीवेशन दी है, ये सिस्टम का नाम है, और ये जो पूरा आपके पास आउटर बॉक्स नजर आ रहा है, ये आपका एक शो कर रहा है कि आपके सिस्टम क्या और सिस्टम का नाम क्या है। HASMS के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कन्वेंशन है, इसे नहीं की, मगर आप इसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर सकते हैं, या इसके नीचे आप छोटी सी एक लाइन लगा सकते हैं, सिंपल प्लेन लाइन, ठीक है। अब इसमें जो दो मिस्टेक्स इसने की हुई है, ये आपको मॉड्यूल नजर आ रहे हैं। मैंने कहा था कि लॉगिन मैनेजमेंट कोई मॉड्यूल नहीं है, इसका नाम चेंज करें, ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। फिर आइटम मैनेजमेंट कोई मॉड्यूल का नाम नहीं है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। डीलर मैनेजमेंट ठीक है, कस्टमर मैनेजमेंट ठीक है, सेल मैनेजमेंट ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये मॉड्यूल का नाम, अब ये देखें, ये जो बॉक्स है इसके अंदर लिखा हुआ है, मगर इसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसके आउटर बॉक्स के ऊपर टॉप पे लिखा होना चाहिए। तो जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा एक चीज में करना चाहता हूँ। ओके जी, तो ये जितने भी मॉड्यूल हैं, ये आइटम मैनेजमेंट है, ये जो इसका बॉक्स है उसके टॉप पे लिखा जाएगा, ताकि सब कन्वेंशन ये से अंदर लिखा है ये गलत है, इसके ऊपर लिखा जाएगा, तो ये शो करता है कि अच्छा हाँ आइटम मैनेजमेंट इसके अंदर है। तो इसके अंदर जितने भी वो यूज केसेस हैं, ऐड आइटम, सर्च आइटम, ये। अब इसमें एक और मिस्टेक क्या की है, ये मिस्टेक आपने नोट करनी, लिखनी है, और ये नहीं करनी कि एक तो ये है कि जो भी मॉड्यूल के नाम है वो इसके बॉक्स के टॉप पे ऊपर लिखे जाएंगे, वो नहीं है। फिर एक मिस्टेक ये थी, जो सिस्टम का नाम है HASMS, उसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया हुआ, इसमें होना चाहिए। फिर मिस्टेक एक ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर देखें लॉगिन प्रोसेस लिखा है, मगर वो प्रोसेस लॉगिन है, इसने ये भी एक मिस्टेक की है कि प्रोसेस लॉगिन है। तो ये जो लाइन है ना, ये एरो नहीं होगा, ये लाइन ही होगा, मगर लाइन जो है ये सीधा, ये इसने बॉक्स पे टच की है, मगर ये जो लॉगिन का जो सर्कल है उस पर टच होनी चाहिए। तो ये भी मिस्टेक है। ये सारी जो लाइनें हैं ये इसने बार लगाई हुई है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो ऐड आइटम कर रहा है, तो कहाँ वो किधर शो हो रहा है, किधर के ऐड आइटम कर रहा है, कोई पता नहीं, वो ऊपर जा रही है। तो ये जो अंदर बॉक्स के अंदर है, ये जो ओवल सर्कल में दिया गया ना, ये कन्वेंशन होते हैं, यूज केस को ओवल सर्कल में देते हैं। तो वो आपने वो जो बॉक्स के अंदर जो ओवल सर्कल की जो एज नोड है ना, उस पर टच करना है, ठीक है। तो लॉगिन दोनों कर रहे हैं, मगर प्रोसेस लॉगिन लिखना चाहिए था, इसने लॉगिन प्रोसेस लिखा हुआ है। तो लॉगिन दोनों कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर का भी जो लाइन है वो लॉगिन के बिल्कुल जो ओवल सर्कल की एज है उस पर टच होगा, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वो दोनों उस पर टच होगी। ये इसने आउटर बॉक्स पे लगाई हुई, ये गलत कन्वेंशन, आउटर बॉक्स पे नहीं होती, अंदर जाके उस पे बॉक्स पे होनी है। तो ये सिंपल बताया जा रहा है, दोनों लॉगिन कर रहे हैं, दोनों चेंज पासवर्ड कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर को उसने ऐड आइटम की एक्सेस रखी है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का कभी कतन जो है वो डाटा एंट्री का काम नहीं करता। हाँ, सर्च एडमिनिस्ट्रेटर भी कर रहा है, सर्च जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कर रहा है। अपडेट हमेशा सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर करता है। अपडेट की रिक्वेस्ट देखें, वो उसने डाटा एंट्री ऑपरेटर के नहीं रखी थी। तो ये आपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, MS विजुअल इंस्टॉल कर ले, उसके अंदर ये आपने बनानी। वर्ड में ये बन भी नहीं सकती। आप ये जो आपको एक्टर की ये शेप नजर आ रही है, वर्ड में है भी नहीं। तो ये आपने विजुअल इंस्टॉल करें। विजुअल में पहले आप रफ बना लें, ये 10-15 मिनट में आपके जितने मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल्स हैं आपके। डाटा किसी जिसकी गेम है, डेफिनेटली अगर वो गेम बनाना चाह रहा है, वो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर मोड भी रखेगा उसमें, क्वेश्चन क्विज लेवल पॉलिसी जाने के लिए। और उसका जो दूसरा यूजर होगा वो विजिटर होगा या यूजर होगा, उसका नाम, एक्टर का नाम। तो ये चीज डिस्कस करेंगे। और बाकी जितने भी सिस्टम है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होगा, डाटा इंटरप्रेटर। अगर किसी ने एक और मोड रखना है कि एक कंज्यूमर नंबर या कुछ है, वो अपना देख सकता है कि बिल कितना आने वाला है, ये सारा कुछ हो सकता है। जितने मोड भी आपने प्राइवेट रखने हैं, डिपेंड्स ऑन योर
एप्लीकेशन। तो ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से किस किस मॉड्यूल में एक्टर जो है वो क्या एक्सेस कर रहा है। तो ये यूज केस डायग्राम ओवरऑल क्या शो करती है, वो ये चीज शो करती है कि ओवरऑल हमारा सिस्टम क्या है, उसके अंदर हमारे मेजर मॉड्यूल्स क्या है, और कौन से प्राइमरी एक्टर किस किस मॉड्यूल के अंदर यानी किस किस यूज केस को एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक्टर की डेफिनेशन थी, एक्टर इज दैट पर्सन विच हैज सम गोल्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम एनालिसिस, वो एक्टर है। और प्राइमरी एक्टर क्या है कि वो शख्स या वो बंदा होता है या वो एक्टर होता है जो डायरेक्टली सिस्टम से एक्सेस कर रहा है। अब ये जो होम अप्लायंसेस जो स्टोर के लिए किसी के लिए बनाया हुआ है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर मोड रिपोर्टर निकाल रहा है, अपडेट कर रहा है, सेल कर रहा है, जो डाटा एंट्री का बंदा बैठा हुआ है वो, अगर आपने सिंगल यूजर बनाया तो वो डाटा एंट्री करता रहेगा। अगर आपने उसको मल्टी यूजर बनाया हुआ है, अगर वो आपने एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बनाई हुई है नेटवर्क क्रिएट करके, तो उसकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। तो डाटा एंट्री इंटरप्रेटर का अगर सिंगल मोड में रखा है, वो आईडी डाल के उसको जो आपने फीचर एक्सेस कराने हैं वो ऐड करता है, वो सर्च कर सकता है, वो सिंपल ऐड का, तो वो उसको सिर्फ एनेबल कराएंगे। बाकी जो एडमिन मोड जो काम करता है उसको वो फीचर एनेबल करेंगे जब वो लॉगिन करेगा। तो ये ओवरऑल यूज केस डायग्राम शो कर रही होती है कि ओवरऑल सिस्टम क्या है और कौन से प्राइमरी एक्टर है, वो क्या जो उनके गोल्स थे, आपने एज अ डेवलपमेंट कंपनी उनके क्या गोल्स फुलफिल कर लिए या नहीं कर लिए। तो यूज केस डायग्राम एक सिंपल सी एक ये डायग्राम बनाई जाती है जो ओवरऑल सिस्टम का एक आइडिया दे रही है, मेजर मॉड्यूल्स क्या है और कौन कौन से प्राइमरी एक्टर हैं वो क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसने कुछ मिस्टेक, जिस तरह उसने SRS में लिखा था ऐड न्यू कस्टमर, वहां पर ऐड भी लिखा था, न्यू भी लिखा था। तो मैंने कहा था कि ये यूज केस का नाम कैसे रखते हैं, ये आगे चीजें चलेगी। तो ऐड कस्टमर लिखें, अपडेट कस्टमर, सर्च पहले होता है फिर अपडेट का होता है। तो ये सीक्वेंसिंग और ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है, मैंने बताया कि ये जो मॉड्यूल का नाम है ये ऊपर लिखें, बॉक्स के ऊपर डालें इसको। तो ये मिस्टेक्स हैं छोटी छोटी। तो प्राइमरी एक्टर हमेशा लेफ्ट साइड पे आएंगे, ये नहीं है कि आप इसको यहाँ पर राइट साइड पे भी डाल दें, कन्वेंशन नहीं है ये, यूएमएल की कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन ये कहती है कि जितने प्राइमरी एक्टर हैं वो लेफ्ट साइड पे आएंगे, और कतन ऐसा नहीं करेंगे कि जनाब एक एक पेज पे एक एक मॉड्यूल डालें, ऐसा नहीं होता। आप कोशिश करें कि जितने मॉड्यूल एक पेज के साइज में आ सकते हैं वो आप शो कर दें। तो ये यूज केस डायग्राम का टाइटल भी ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसका फ्रंट पेज उसी तरह, ये इसने फ्रंट पेज नहीं बनाया, इसका भी फ्रंट पेज उसी तरह बनाएंगे। यूज केस डायग्राम फॉर, जिस तरह विजन एसआरएस का बनाया था उस तरह भी इसका बनाएंगे यूज केस डायग्राम का भी। जिस तरह ये फुल टेस्ट यूज केस का बनाया इसी तरह यूज केस डायग्राम का बनाएंगे, और इसकी रिवीजन हिस्ट्री आपने जिस तरह यूज केस की लिखी हुई है इसी तरह आपने यूज केस डायग्राम की बनानी है। तो अब डिस्क्रिप्शन में हमेशा वो ये देखें, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में हमेशा ये गलती कर रहा है, फर्स्ट रिलीज सेकंड रिलीज, ये गलती है। आपने इसको ब्रीफ करना है कि यूज केस डायग्राम आप कैसे देंगे, सिस्टम का ओवरव्यू डिटेल एक आइडिया बता रहा है कि इट कवर्स द मेजर एक्टर्स, प्राइमरी एक्टर्स इन द मॉड्यूल्स एंड यूज केसेस ऑफ द सिस्टम, वो ब्रीफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेक्चर एंड करते हैं जी, और मैंने कहा था 10-15 मिनट मैं लूंगा, यहाँ पर मैं लेक्चर एंड करता हूँ। और अभी 2:09 या 10 मिनट तकरीबन हो रहे हैं, 20 मिनट अभी लेक्चर में है। तो आप LMS पे लॉगिन रहें या LMS पे ऑनलाइन रहें, कोई टास्क कोई एक्टिविटी कुछ भी आ सकता हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लेक्चर जनरेट करते हैं। हमने पहले 40 मिनट्स के तकरीबन उतने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है। एक लड़के को मैंने निकाल दिया था, वो नॉन सीरियस स्टूडेंट था, वो अभी भी मैसेज कर रहा है। उसको ये मतलब महसूस होना चाहिए कि टीचर की लाइव क्लास हो रही है और वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है कि मेरा माइक का मसला, ये मसला है। भाई तो अपने मसले मसाइल रिजॉल्व करके आना, बाकी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर पहले 40 मिनट्स का हुआ है और ये 10-12-15 मिनट्स का है, तो ये तकरीबन 95 मिनट्स का लेक्चर है। तो आपकी जो बाज़ का लेक्चर, पिछला लेक्चर था वो 40 मिनट्स का था, और 1 घंटे का लेक्चर है तो 40 मिनट तो ये कवर अप हो जाता है। टीचर मैनेज कर लेता है, कभी लेक्चर शॉर्ट कर लेता है, कभी लेक्चर एक्सपैंड कर लेता है। तो यहाँ पर लेक्चर हम जनरेट करते हैं। तो आपने नेक्स्ट क्लास में विजन और SRS जमा करानी है, और उसको देख ले, ये नहीं कि बस लिख के छाप दे, वो करते हैं उसमें गलतियां देखें। जो ग्रुप लीडर है वो देखें प्रॉपर फॉर्मेटिंग ठीक हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक हो, मॉड्यूल्स सब मॉड्यूल्स की सीक्वेंसिंग ठीक हो, उसको रिक्वायरमेंट लिखी हो प्रॉपर हर एट्रीब्यूट। तो वो सारे लेक्चर्स तसल्ली से देखें और उसमें अच्छा काम करें। और टीचर के मेरे पास इतने कोर्सेज और प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक एक चीज़ और एक एक डॉक्यूमेंट हर एक का उसको डिस्कस करके वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सैंपल के तौर पे हम जो लेक्चर आगे प्रोसीड करेंगे, किसी का विजन ऐसा डालेंगे, उसमें बताएंगे देखें इस तरह मिस्टेक की हुई है, ताकि थोड़ा सा और भी लोग अपने अपने सामने उसको देख के रखें। यहाँ पर हम लेक्चर एंड करते हैं, और आप लेक्चर ऑन द टोज LMS पे रहें लाइव। और अभी 20 मिनट्स फिर भी लेक्चर के टाइम में है, तो 2:30 तक 20 मिनट्स में कोई भी टास्क एक्टिविटी कोई चीज़ हो सकती है। सो यू हैव टू बी देयर ऑन द MS। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर लेक्चर जनरेट करते हैं हम।